अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने YouTube चैनल ZN वॉइस में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की दिलचस्प कहानी की जानिब। अचानक एक लड़की की दर्दनाक और फलक शिगाफ चीख सुनाई दी तो दीगर लड़कियां सहम गईं और फूट फूट कर रोने लगी और गिरती पड़ती बाहर को भागी। उन पर लर्जा तारी हो चुका था, लेकिन जिंदगी बचाने की तगोदो में आसमान पर सफेद बादल रवां दवां थे। सूरज आसमान पर हल्की किरणों के साथ मुस्कुरा रहा था। चरिंद परिंद मस्ती से हवाओं में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ये दिसंबर की एक खुशगवार सुबह थी। काफी दिनों की शदीद सर्दी के बाद सूरज आज न्यूयॉर्क के बाशिंदों पर अपनी इनायत करने के लिए आ गया था। लॉरेन घड़ी का अलार्म बजने की आवाज सुनकर अंगड़ाई लेती हुई उठ गई। उसने अपनी दोनों आंखें मलते हुए घड़ी की तरफ एक निगाह डाली। सुबह के 7 बज रहे थे। वो बालों को सहलाती हुई बेड से उतरी और शीशे के दरवाजे के सामने से पर्दे हटाकर दरवाजा खोलकर बालकोनी में आ गई। सुबह की हल्की ठंडी हवा ने लॉरेन के मूड को खुशगवार बना दिया। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए इधर उधर के नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि अचानक उसके दिमाग में न जाने ऐसी कौन सी बात आ गई कि वो आंधी और तूफान की तेजी से भागती हुई अपने कमरे से बाहर आई और अपनी मम्मी के कमरे में जाकर देखा तो वो अपने कमरे में नहीं थी। फिर वो भागती हुई नीचे हॉल में आई तो किचन से काम करने की आवाज़ें आ रही थी। साथ ही साथ भीनी भीनी नाश्ते की खुशबू भी आ रही थी। वो अपने नाइट गाउन के गिरा खोलते हुए किचन में आई और अपनी मम्मी से मुखातिब हुई। मम्मी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आप भूल गई थी कि मैंने रात को सोने से पहले कहा था कि सुबह मुझे अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाना है, तो आज मुझे 6 बजे उठा दीजिएगा। और आप? लॉरेन अपनी मम्मी से कह रही थी कि उन्होंने उसकी बात बीच में ही काट दी। बस एक ही सांस में बोले जा रही हो। मैंने तुम्हें उठाया था पर तुम नहीं उठी। मैंने तुम्हें 2-3 बार हिलाया पर तुम शायद गहरी नींद में थी, इसलिए तुम्हें याद नहीं होगा। तुमने मुझे कहा था कि मैं अभी उठती हूँ। उसके बाद मैं नीचे कामों में मसरूफ हो गई और मुझे भी याद नहीं रहा। लॉरेन की मम्मी स्कारलेट ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए बताया। ओ नो मम्मी, यानी गलती मेरी ही है और मैं ख्वामखा आपसे शिकवा कर रही थी। लॉरेन ने माजरत ख्वाह लहजे में कहा। कोई बात नहीं डियर, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगी। और हाँ, अपनी बहन एमिली को भी जगा देना, वो भी अभी तक सो रही होगी। मम्मी ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए कहा। ओके मम्मी, लॉरेन कहकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई एमिली के कमरे में आई। और लॉरेन जब एमिली को जगाने के लिए उसके बेड के पास आई तो उसके कंबल को जोर से खींचकर उतारा, लेकिन एमिली अपने बेड पर मौजूद नहीं थी। उसकी जगह तकिए पड़े हुए थे। लॉरेन को तशवीश हुई कि एमिली कहाँ जा सकती है। अचानक एमिली अपने बाल सुखाते हुए बाथरूम से नहाकर निकली। तुम नहा रही थी? मुझे लगा कि तुम अभी तक सो रही होगी, लॉरेन ने एमिली को देखकर कहा। नहीं, मैं तो जल्दी उठ गई थी, सोचा पहले फ्रेश हो जाऊं फिर तुम्हारे पास आऊंगी। एमिली ने टॉवल से अपने बाल खुश करते हुए कहा। तुम बहुत बुरी हो, तुमने मुझे अपने साथ क्यों नहीं जगाया? लॉरेन ने नाराज होते हुए कहा। क्योंकि मेरी प्यारी सी बहन रात को लेट जो सोई थी, एमिली ने लॉरेन का गाल खींचते हुए कहा। अब जल्दी करो वरना और देर हो जाएगी। हाँ, मैं बस यूं गई और यूं आई, लॉरेन कहकर तेजी से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद तीनों ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान लॉरेन ने अपने तमाम दोस्तों को SMS करके इतला दे दी कि वो उन्हें पिक करने के लिए आ रही है, इसलिए वो सब तैयार रहे। लॉरेन मैसेज करने में इतनी महफ थी कि उसे पता ही न चला कि उसकी मम्मी उससे कुछ कह रही हैं। पास बैठी एमिली ने जब लॉरेन को हल्की सी कोहनी मारी तो वो यूं चौंकी जैसे नींद से बेदार हुई हो। जी मम्मी, क्या हुआ? लॉरेन ने मोबाइल साइड पर रखते हुए कहा। बेटा, पहले नाश्ता तो कर लो वरना ठंडा हो जाएगा, मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी मम्मी, लॉरेन ने तेजी से कहा और नाश्ता करने लगी। नाश्ते से फरागत पाने के बाद लॉरेन अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। उसने ब्लैक पैंट शर्ट जेब तन करके अपने शोल्डर कट गोल्डन बालों में ब्रश फेरा और चंद लम्हे खुद को टिकटिकी बांधे देखने लगी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिस बात का उसे भी यकीन नहीं आ रहा था। वो खुद को देखने में इतनी महफ थी कि कब एमिली उसके कमरे में आई और उसके बराबर आकर खड़ी हुई उससे पता भी न चला। लॉरेन खुद को आईने में इतने गौर से क्या देख रही हो? एमिली की आवाज पर लॉरेन हैरत से चौंकी। नहीं, यूं ही, लॉरेन ने जल्दी से कहा। कोई बात तो है, एमिली ने शरीर अंदाज में कहा। मैं बस ये देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, लॉरेन ने जवाब दिया। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, एमिली ने प्यार से लॉरेन का गाल खींचते हुए कहा। चलो जल्दी कर लो वरना हमें बहुत देर हो जाएगी, वो सब हमारा इंतजार कर रही होंगी, एमिली ने कहा और वो दोनों कमरे से बाहर आ गई। ओके मम्मी, अब हम चलते हैं, एमिली ने मम्मी को गले लगाकर कहा। ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना, स्कारलेट ने दोनों को देखते हुए प्यार से कहा। जी मम्मी, बिल्कुल, हम 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।
लॉरेन ने पुरजोश अंदाज में कहा तो मम्मी ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। दोनों बेटियां मम्मी के गले लगकर घर से पैदल ही रवाना हो गईं। दोनों पैदल चलती हुई आयरन के घर पहुंची, जो घर के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। उन दोनों को अपनी तरफ आता देखकर आयरन मुस्कुराई। जवाब में वो दोनों भी मुस्कुराए। एक दूसरे का हाल अहवाल पूछने के बाद आयरन भी उनके साथ चलने लगी। अब वो 3 हो गई थी। तीनों हंसी खुशी बातें करते करते एली के घर जा पहुंची। वो भी अपने घर के बाहर उनके मुंतजिर थी। तीनों उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर एली भी उनके ग्रुप में शामिल हो गई। उसके बाद वो कमेला के घर में पहुंची। उसे पिक करने के बाद लिंडसी को पिक किया। इसी तरह एक के बाद दीगरे उन्होंने 8 और लड़कियों को उनके घरों से पिक किया, जिनके नाम लीजा, लीवना, क्रिस्टन, लोरा, डायना, लिंडा, सिडनी और फ्यूना था। 14 लड़कियों पर मुश्तमिल ये ग्रुप न्यूयॉर्क से बाहर लॉस एंजलिस के दौरे पर जा रहा था। पिछली रात उन 14 लड़कियों ने मंसूबा बनाया था कि वह सुबह इकट्ठी ट्रेन के जरिए लॉस एंजलिस जाएंगी। ये सब आपस में पक्की दोस्त थी। सब ही इस तफरीक को लेकर पुरजोश थी। अंडरग्राउंड ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचकर लॉरेन ने सब लड़कियों की गिनती की कि कहीं कोई रह तो नहीं गई, मगर 14 लड़कियां पूरी थी। सब ने टिकट खरीदे और ट्रेन पर सवार हो गई। ट्रेन चलने लगी और वो सब की सब बाहर के पीछे की तरफ गुजरते हुए नज़ारों से लुत्फानंदोज होने लगी। बहुत खूबसूरत मनाजर उनकी आंखों के सामने आ रहे थे, जो पलक झपकने से पहले ही गुजर जाते। 14 की 14 लड़कियां मुकम्मल तैयारी से आई थीं। खाने पीने के अलावा भी उनके पास पैसे इस कदर थे जिससे वो सब सुकून से खूब खर्च करके मजे ले सकती थी। तकरीबन घंटे के सफर के बाद ट्रेन रुकी और सब मुसाफिर बाहर निकलने लगे। उन सब में वो 14 लड़कियां भी बाहर आ गई। सफर ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं थकाया था, बल्कि वो सब इस खुशी में सरशार हो गईं कि वो लॉस एंजलिस पहुंच गई हैं। उन्हें बाहर कदम रखने पर एक नई ताजगी का एहसास हुआ और वो स्टेशन से बाहर आकर इधर उधर देखने लगी, जैसे सोच रही हूँ कि वो इस अनजान शहर में पहले कहाँ जाए। हमें पहले पार्क चलना चाहिए, लियोना ने कहा। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा आइडिया है, सिडनी ने लियोना की बात की तायीद करते हुए कहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्क चलेंगे, लॉरेन ने कहा। तो सब ने खुशी से इस बात में सर हिला दिया। वो सब पार्क का रास्ता नहीं जानती थी, क्योंकि सब ही लॉस एंजलिस पहली मर्तबा आई थी, मगर लॉरा अपने साथ पूरे लॉस एंजलिस का नक्शा एहतियातन लेकर आई थी। लॉरा ने नक्शा खोला और सब उस पर झुक गई। नक्शे पर नजरें दौड़ाने के बाद आखिर उन्हें एक पार्क मिल गया। ये रहा पार्क। लिंडा ने नक्शे पर एक तरफ उंगली रखकर कहा। लॉरा ने नक्शा बंद किया और वो सब नक्शे के बताए गए रास्ते के मुताबिक चलने लगी। एक जगह आकर वो सब रुकी, शायद वो रास्ता भूल गई थी। लॉरा ने दोबारा नक्शा खोला और इस बार खुला ही रहने दिया। वो बोलती जा रही थी और सब उसके कहने के मुताबिक चलती जा रही थी। 10 मिनट पैदल चलने के बाद वो पार्क के सामने खड़ी थी। सबने खुशी के मारे एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा और पार्क के अंदर दाखिल हो गई। उन सब ने काफी देर पार्क में हल्ला गुल्ला किया। उसके बाद वो पार्क से निकलकर एक बार फिर सड़क पर रवाना थी। चलते चलते उन्हें काफी ज्यादा शॉपिंग सेंटर्स नजर आए। वो सब एक में चली गईं और ढेर सारी खरीदारी की। उन्होंने खूब इंजॉय किया और दिल खोल कर खर्च किया। वो जॉयलैंड भी गई। सारा दिन घूमने फिरने के बावजूद उन सबके चेहरे पर थकान के आसार मौजूद नहीं थे। रात उतर आई थी। पूरा शहर रोशनियों से जगमगा उठा था। हर कोई अपने काम में मसरूफ था। वो सब मजाक करती, हंसती, मुस्कुराती, कह कहे लगाती सड़क पर चल रही थी कि लॉरेन जोर से चीखी तो सब की सब लॉरेन की तरफ देखने लगी। क्या हुआ लॉरेन? एमिली ने परेशानी से पूछा। हम घूमने फिरने में इस कदर मसरूफ है कि हमें याद भी नहीं रहा कि हमें रात गुजारने के लिए होटल का कोई कमरा चाहिए, लॉरेन ने जल्दी से बताया। तो सब लड़कियां पुरसुकून हो गई। तो ये बात है, तुमने हमें डरा ही दिया लॉरेन, कमीला ने गहरी सांस लेकर कहा। इससे पहले कि रात मजीद गहरी हो जाए, हमें अब जाकर कोई कमरा तलाश करना चाहिए, डायना ने खदशा जाहिर किया। हाँ, तुम ठीक कहती हो, डायना की बात से इत्तफाक हुआ और वो सब किसी होटल की तलाश में चल पड़ी। एक होटल में दाखिल होकर उन्होंने रिसेप्शन वालों से ऐसा कमरा मांगा जिसमें वो 14 की 14 आराम से आ जाए। सॉरी मैडम, हमारे पास इस वक्त एक कमरा भी खाली नहीं, एक नौजवान ने माजरत ख्वाह लहजे में कहा। तो वो सब अपना सा मुंह लेकर बाहर आ गई और किसी दूसरे होटल की जानिब चल पड़ी, मगर बदकिस्मती से वहाँ भी कोई कमरा खाली नहीं था। हमें बहुत देर हो गई है, इसलिए कोई कमरा खाली नहीं है, हमें पहले कमरा बुक करवा लेना चाहिए था, लीजा ने शिकस्ता लहजे में कहा। फिक्र न करो, अभी हमने तमाम होटल्स चेक नहीं किए, आखिर कोई तो कमरा खाली होगा, क्रिस्टियन ने हौसला दिया। वो सब एक बार फिर चल पड़ी, मगर आज शायद किस्मत ही खराब थी। उन्होंने लॉस एंजलिस के तमाम होटल्स चेक कर लिए, मगर ऐसा कोई होटल नहीं था जिसमें कोई कमरा खाली होता। वो सब थक हार कर बेंच पर विराजमान हो गई, जबकि कुछ खड़ी रही। अब हम क्या करें? आज की रात कहाँ गुजारे? एमिली ने परेशानी से पूछा, मगर सब खामोश बैठी रही। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अचानक लिंडसी बोल पड़ी, अब हमें किसी के घर पनाह लेना होगी, कोई ना कोई तो हमें एक रात गुजारने के लिए जगह दे देगा।
अगली सुबह होते ही हम निकल पड़ेंगे और सबसे पहले जो काम करेंगे वो अपना कमरा बुक करवाएंगे। सबको लिंडसी का आइडिया अच्छा लगा और वो सब एक बार फिर से दिल में नई उम्मीद लिए उठ खड़ी हुई और किसी नामालूम रास्ते की जानिब चल पड़ी। रात काफी गहरी और तारीक हो चुकी थी। आसमान पर पूरा चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। उस वक्त रात के कोई 10 बजे होंगे। वो सब छोटे छोटे कदम लेती हुई चल रही थी। कुछ देर की मसाफत के बाद आयरीन मुसरत से चीखी, वो देखो सामने होटल। सब ने उस तरफ देखा जहां आयरीन ने इशारा किया था। सब ने सुकून का सांस लिया, गोया उन्हें अंधेरे में रोशनी मिल गई थी। चलो जल्दी से इस होटल में कमरे का पता करते हैं, क्या पता यहाँ कोई मिल जाए, लॉरेन बोली और सब होटल की जानिब भागने लगी। होटल जरा आबादी से दूर था। वो सब एक लम्हे के लिए होटल के सामने आकर रुकी। होटल कुछ छोटा मगर खूबसूरत था। उन्होंने नजर उठाकर ऊपर देखा तो होटल की छत पर एक बोर्ड आवेजा था जिस पर होटल का नाम दर्ज था, होटल एनी टाइम। नाम अजीबोगरीब था मगर उन्हें भला नाम से क्या गर्ज, उन्हें तो रात रहने के लिए कमरा चाहिए था। वो सब 2-3 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। होटल लकड़ी से बना हुआ था जैसे कोई बार हो। सबने अपनी बाईं जानिब देखा जहां एक और बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा था वेलकम टू एनिग्मा नाइट। उन सब ने हैरत भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। अजीब टाइटल था। ऐसा होटल वो पहली बार देख रही थी। वो बोर्ड जिस पर एनिग्मा नाइट्स लिखा हुआ था तीर के निशान का बना हुआ था जो सीधा दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। मतलब था कि बोर्ड उन्हें अंदर जाने के लिए कह रहा है। उस बोर्ड पर भी मुख्तलिफ रोशनियां जगमगा रही थी। वो 14 लड़कियां चुपचाप अंदर दाखिल हो गईं और होटल को देखकर शशदर ही रह गईं। होटल अंदर से बहुत खूबसूरत था। बाहर से देखने पर वो लकड़ी का बना टूटा फूटा होटल लगता था मगर अंदर से तो वो बिल्कुल उसके बरक्स था। वो सब चलती हुई काउंटर पर आईं जिसके पीछे कोई नहीं था। उन्होंने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। यूं मालूम होता था कि जैसे यहाँ उनके अलावा और कोई ना हो। पूरा होटल तेज रोशनियों से चमक रहा था। बेशकीमत फर्नीचर अपनी अपनी जगह बड़े सलीके से आरास्ता था। एमनी ने काउंटर पर पड़ी बेल बजाई और जवाब का इंतजार करने लगी मगर जवाब ना आया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद लॉरेन ने बेल बजाई। इस बार एक बहुत लंबा दराज कद आदमी काउंटर के पीछे से आहिस्ता आहिस्ता उन सबको देखता हुआ खड़ा हुआ। उसने काली पैंट शर्ट और काली जैकेट पहनी हुई थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद था और आंखें गहरी स्याह थी। उसके बाल गहरे काले थे जो कि उसके शानों पर फैले हुए थे। वो 14 लड़कियां अपने सामने इतना खौफनाक आदमी देखकर सहम गईं मगर एक दूसरे का साथ उन्हें हौसला दिए हुए था। जी फरमाएं, उस आदमी ने उखड़े हुए लहजे में कहा। हमें एक रात के लिए कमरा चाहिए जिसमें हम 14 लड़कियां आराम से रह सकें। लियोना ने डरते हुए लहजे में कहा। उन सबको उस देवकामत आदमी से खौफ महसूस हो रहा था। उस आदमी ने संजीदगी से एक नजर लियोना को बड़े गौर से देखा और फिर काउंटर के नीचे से रजिस्टर निकालकर उसे टेबल पर रखा और रजिस्टर खोलकर देखने लगा कि कोई कमरा खाली है या नहीं। वो सब बड़ी हैरानी से उसकी हरकतें देख रही थी। कुछ देर यूं ही रजिस्टर के औराक उलट पुलट कर देखने के बाद उसने अपनी भारी आवाज में कहा, जी एक कमरा खाली है। उस कमरे में इत्तफाक से 14 सिंगल बेड्स ही मौजूद हैं। आप सभी वहां ठहर सकती हैं। कमरा मिल जाने पर उन्होंने सुकून का सांस लिया कि वो दर बदर फिरने से बच गई। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको इस वक्त कमरा मिल गया, वरना हमारा होटल भी गाहकों से भरा पड़ा है। इस बार आदमी का लहजा थोड़ा नरम था। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लॉरेन ने खुशी से कहा। उस आदमी ने लॉरेन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ मुंह फेर कर ऊंची आवाज में किसी को रॉबर्ट बुलाने लगा। मान कोई 12-13 साल का छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया और अदब से उस आदमी के पास आकर बोला, जी हुक्म, इन मोहतरमाओं को इनका कमरा दिखा दो और हाँ, इनको किसी शिकायत का मौका ना देना। आदमी ने सपाट लहजे में कहा। जी बिल्कुल, रॉबर्ट ने कहा और 14 लड़कियों की जानिब मुड़ गया। लाइए अपना सामान मुझे दे दीजिए। रॉबर्ट ने सबके हाथों से उनका सामान पकड़ा और उनको साथ लिए आगे चल पड़ा। वो सब रॉबर्ट के पीछे चल रही थी। रॉबर्ट उन्हें लेकर राहदारी से होते हुए एक कमरे के पास आकर रुक गया। रॉबर्ट ने वो कमरा चाबी से खोला और अंदर दाखिल होकर उनका सामान एक तरफ रख दिया। कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत था। 14 सिंगल बेड आमने सामने बड़ी खूबसूरती से रखे गए थे। कमरे के फर्श पर सुर्ख रंग का कालीन बिछा हुआ था और कमरे के चारों कोनों में बहुत बड़े गुलदान पड़े हुए थे जिनके अंदर आर्टिफिशियल फूल बड़ी नफासत से सजाए गए थे। इसके अलावा कमरे में टीवी मौजूद था और वक्त गुजारी के लिए दिलचस्प नॉवल शेल्फ पर मुताले के लिए मौजूद थे। किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो इंटरकॉम पर इतला दे दीजिएगा। रॉबर्ट ये कहकर कमरे से निकल गया। कमीला चलती हुई खिड़की के पास आई और खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगी। बाहर शदीद सर्दी थी। हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। किसी भी जी रूह का नामो निशान नहीं था। कमीला, खिड़की बंद कर दो, ठंडी हवा अंदर आ रही है, लौरा ने आवाज लगाई। लौरा के कहने पर कमीला ने खिड़की बंद कर दी और सब अपने अपने बेड पर विराजमान हो गई। शुक्र है खुदा का, हमें कमरा तो नसीब हुआ, आयरीन ने कहा तो सबने असबात में सर हिलाया। सिडनी बेड पर बैठकर नावल पढ़ने लगी और लिविना बाथ लेने वॉशरूम चली गई। सब बेड पर बैठकर कुछ न कुछ कर रही थी जबकि लॉरेन आहिस्ता आवाज में टीवी देख रही थी। थोड़ी देर बाद लिविना बाथ लेकर आ गई और उसने नाइट ड्रेस से तन कर लिया।
लेविना के बाद बाकी सब भी बारी बारी बात लेकर फारिग हो गई और आपस में बातों में मसरूफ हो गई। इतनी सैर के बावजूद भी नींद उन सबकी आंखों से कोसों दूर थी। वो आपस में लॉस एंजलिस की खूबसूरती की ही गुफ्तगू कर रही थी। सब बहुत खुश थी और कल की प्लानिंग कर रही थी कि वो कल कहाँ जाएंगी, मगर डियाना सबसे अलग और खामोश बैठी थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे गहरी सोच में पाकर एमिली बोली, क्या हुआ डियाना, सब ठीक तो है ना? डियाना हैरत से चौंकी। उसकी सोचों का महवर टूट गया। क्या बात है डियाना, तुम ठीक तो हो? एमिली ने एक बार फिर पूछा। सब लड़कियां डियाना की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, डियाना काफी देर सोचने के बाद बोली। क्या मतलब? सिडनी ने उलझते हुए पूछा। मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ रहना। मुझे ये होटल कुछ अजीब और पुरस्कार सा लग रहा है। डियाना ने खदशा जाहिर किया। ऐसा क्यों लग रहा है? लॉरेन ने हैरानी से पूछा। पता नहीं, मुझे लग रहा है जैसे हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं, डियाना ने ठहर ठहर कर कहा। पहले पहल मुझे भी ऐसा लग रहा था, कमीला ने डियाना की बात की तायीद करते हुए कहा। दोनों की बातें सुनकर कुछ लड़कियां डर गईं तो कुछ फिक्रमंद हो गईं। लिंडा अपनी जगह से उठी और दरवाजे के पास गई। सब लिंडा को देख रही थी कि वो क्या करने जा रही है। लिंडा ने दरवाजा खोला और बाहर इधर उधर देखने लगी कि अचानक लिंडा के सामने वाले दरवाजे के बाएं जाने वाला दरवाजा खुला और उसके अंदर से एक दराज कद खूबसूरत ब्राउन बाल और ब्राउन आंखों वाला नौजवान बाहर आया। उसने पेंट कोट पहना हुआ था। वो लिंडा को देखकर मुस्कुराया। जवाब में लिंडा भी मुस्कुराई और वापस अंदर आ गई। बंद करके वापस अपने बेड पर आकर बैठ गई। फिक्र मत करो, यहाँ हम अकेली नहीं हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं, लिंडा ने कहा तो सबकी जान में जान आई। ख्वामख्वाह हम परेशान हो रहे थे, शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं सुकून से सो सकूंगी, आयरीन ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। सब दोबारा बेफिक्र होकर अपनी बातों में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो सब ने चौंक कर बैक वक्त दरवाजे की जानिब देखा। कम इन, लीजा ने आवाज लगाई तो रॉबर्ट हाथों से घसीटता हुआ खाने की ट्राली लिए अंदर दाखिल हुआ और खाने की ट्राली रख कर चला गया। खाने से बहुत प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। सबका दिल ललचाया और जोरों की भूख मजीद चमक उठी। खाने का ऑर्डर किसने किया? क्रिस्टेन ने सवाल किया। क्या फर्क पड़ता है इससे? लीवेना ने कहा और सब खाने पर टूट पड़ी। सब ने खामोशी से पेट भर कर खाना खाया। खाना इतना लजीज था कि वो सब अपनी उंगलियां चाट रही थी। मैं बहुत थक गई हूँ, गुड नाइट, लिंडसी ने कहकर अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया। इली ने इंटरकॉम पर रॉबर्ट को इतला दी कि वो आकर खाली बर्तन ले जाए। रॉबर्ट आया और बर्तन समेट कर चला गया। लॉरा ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और सबकी सब सोने के लिए लेट गईं। सबका बदन थकान से चूर था, लिहाजा वो सब लेटते ही सो गईं और ख्वाबे खरगोश के मजे लेने लगी। रात के न जाने किस पहर फियोना की आंख किसी खटके पर खुली तो उसने टेबल लैंप की रोशनी जलाई और देखा कि सब बेखबर सो रही थी। उसके बाद फियोना ने घड़ी की जानिब देखा तो आधी रात के 2 बज रहे थे। फिर उसने लैंप की रोशनी ऑफ कर दी और आंखें खोले बेड पर खाली ज़हन लेटी रही। उसको यूं ही लेटे कुछ देर ही गुजरी थी कि बाहर से छन छन की आवाज आई, जैसे कोई पाँव में घुंघरू पहनकर भागा हो। फियोना चौंक कर उठ बैठी और लैंप रोशन किया। आवाज दूर जा चुकी थी। वो कुछ देर यूं ही बैठी, आवाज दोबारा सुनाई देने का इंतजार करती रही, मगर आवाज दोबारा नहीं आई। फियोना ने ये सोचकर सर झटक दिया कि होटल में ठहरने वाली कोई लड़की होगी। वो लैंप ऑफ करके दोबारा लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि छन छन की आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार आवाज ठहर ठहर कर करीब आ रही थी। फियोना गौर से आवाज को सुनने लगी। आवाज उनके कमरे के बाहर आकर खत्म हो गई थी। फियोना का न जाने क्यों दिल चाहा कि वो बाहर जाकर देखे इस वक्त कौन आवारागर्दी कर रहा है। वो आहिस्ता से बेड से उठी और दबे पांव चलती हुई दरवाजे तक आई और दरवाजे से कान लगाकर बाहर से आवाज आने का इंतजार करने लगी, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दी तो उसने बिना आवाज पैदा किए आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर आ गई। राहदारी में कोई नहीं था। सब कमरों के दरवाजे बंद थे। फियोना को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके अलावा यहाँ कोई ना हो। गहरी खामोशी छाई हुई थी। फियोना अपने सांस लेने की आवाज तक सुन सकती थी। फियोना राहदारी के आखिर तक नजरें मरकूज किए खड़ी थी कि अचानक से सफेद कपड़ों में मलबूस काले स्याह बालों वाली एक लड़की फियोना के पीछे से नमूदार हुई। फियोना अपने ध्यान में थी, जिस वजह से उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। वो लड़की फियोना के पास से गुजर कर आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। उसके काले बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। अकब से वो कोई आवारा रूह मालूम होती थी। चलते हुए उसके पैरों से छन छन की आवाज उभर रही थी, मगर वो लड़की नंगे पांव थी और उसके पैरों में घुंघरू नहीं थे। फियोना के जब हवास बहाल हुए तो उसने उस लड़की को हेलो कहकर 2-3 बार पुकारा, मगर वो लड़की ना रुकी, ना ही उसने पीछे मुड़कर देखा। वो यूं ही चलती जा रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। फियोना को तशवीश हुई और सही मानों में उसके दिल में खौफ ने जन्म लिया। छन छन की आवाज वो सुन सकती थी, मगर आवाज आ कहां से रही थी, क्योंकि लड़की के पैरों में तो घुंघरू थे ही नहीं। और फिर उसने बात का जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब देना तो दरकिनार, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। फियोना ये सब सोचते हुए उल्टे कदमों अंदर गई और दरवाजा बंद करके जोर जोर से ऐसे सांस लेने लगी गोया काफी देर से सांस रोक रखा हो।
वो खौफ से थर-थर कांप रही थी। इस तरह की औरतें उसने हॉरर फिल्मों में देखी थी और खुद ये लम्हा उसके लिए किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम नहीं था। फियोना को शदीद सर्दी में भी पसीने आ रहे थे। उसका हलक सूखकर कांटा हो रहा था। उसने थूक से गले को तर किया और सोचने लगी कि वो क्या करे। उसका एक पल भी यहाँ रहने को दिल नहीं कर रहा था। वो इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज भी नहीं करना चाहती थी। उसने कमरे की लाइट्स ऑन की और लॉरेन को जगाया। लॉरेन गहरी नींद में थी, जिस वजह से मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाकर दोबारा सो गई, जिसे फियोना समझ न सकी। एमिली के पास वो आई और उसे तकरीबन झंझोर डाला तो एमिली हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी आंखें यूं खुली हुई थीं जैसे अभी बाहर को उबल आएंगी। वो अपने पूरे होशो हवास में थी। क्या हुआ फियोना, क्यों जगाया मुझे इस वक्त? एमिली ने घड़ी पर टाइम देखने के बाद शिकायत की। उठो और बाकी सबको भी जगाओ, हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल रहे हैं। फियोना ने हर लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। क्या हुआ फियोना, क्या बात है? एमिली ने लापरवाही से कहा। वो बहुत थकी हुई थी और फिर फियोना ने उसे आधी रात को जगाया था, जबकि वो ठीक से सो भी न सकी थी। डायना का शक सही था। हम सिर्फ 14 इस होटल में अकेली हैं। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं और ये होटल कोई ऐसा वैसा होटल नहीं बल्कि पुरस्कार आसेब ज़दा कहो तो ज्यादा बेहतर होगा। फियोना ने धीमी आवाज में सरगोशी करते हुए कहा। ये तुम क्या कह रही हो फियोना? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भी क्या देख लिया तुमने जो ऐसा कह रही हो? लिंडा ने कहा तो था कि यहाँ हमारे अलावा और भी लोग ठहरे हुए हैं। एमिली ने उलझे हुए अंदाज में कहा। फियोना ने सारी बात लड़की की और उसके घुंघरू और छन छन की आवाज एमिली के गोश गुजार कर दी। फियोना की सारी बात सुनकर एमिली गहरी सोच में पड़ गई। एमिली को सोच में पाकर फियोना तंग आकर बोली। ओहो एमिली, ये वक्त सोचने का नहीं है, चलो जल्दी करो, सबको जगाओ, इससे पहले कि हम उस लड़की की खुराक बन जाए, क्योंकि मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ वो इंसान नहीं बल्कि कोई भटकी बदरू थी। फियोना ने कहा तो एमिली की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने फियोना को देखकर इस बात में सर हिलाया और दोनों मिलकर सबको जगाने लगी। दोनों ने सबके ऊपर से कंबल खींच लिए। सर्दी की वजह से सब उठ बैठी। क्या है? सबकी जुबान पर एक ही सवाल था। ये वक्त समझने और समझाने का नहीं, उठो और तैयार हो जाओ, हम सब यहाँ से अभी के अभी निकल रहे हैं। एमिली ने सबकी तरफ बारी बारी देखते हुए कहा। लेकिन क्यों? इस वक्त हम कहाँ जाएंगे? लिंडसी ने मुंह बनाते हुए कहा। कहीं भी जाएंगे मगर यहाँ नहीं रुकेंगे। फियोना ने कहकर एमिली को देखा, जिसके बाद एमिली ने सबको सारी बात से आगाह कर दिया। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। क्रिस्टियन ने सोचते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। उसके पाँव से छन छन की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके पैरों में किसी किस्म की कोई चीज नहीं थी और फिर वो राहदारी में दूर दूर तक कहीं नहीं थी। अचानक कहाँ से आई? मेरे बुलाने पर भी ना रुकी, ना पीछे मुड़ी। फियोना ने गुस्से से कहा। कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, जिस वजह से अब उसे गुस्सा आने लगा था। हो सकता है किसी की शरारत हो। एली ने कहा। हमसे भला यहाँ कौन शरारत करेगा? लियोना ने कहा। उसे फियोना की बात सच लग रही थी। लियोना ठीक कह रही है, हमें यहाँ कोई नहीं जानता तो कोई हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों करेगा? लिंडा ने लियोना की बात की तायीद की। हो सकता है किसी को नींद में चलने की बीमारी हो यहाँ। आइरीन ने खदशा जाहिर किया। चलो मान लिया कि नींद में चलने की बीमारी होगी, लेकिन वो छन छन की आवाज कहाँ से आई? अब तुम ये कहोगी कि मुझे ही सुनने में कोई मसला हुआ होगा। नहीं जनाब, आवाज एक बार नहीं कई बार आई। हर बार गलत फहमी नहीं होती। फियोना का गुस्सा आसमान को छूने लगा था। मैं फियोना की बात समझ सकती हूँ। मेरा शक सही निकला। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे कोई हम पर नजर रखे हुए है, मगर कौन ये पता नहीं। डियाना ने डरते हुए कहा। मुझे लगता है हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तुम लोगों की बातें सुनकर मैं अब यहाँ रुकने का नाम भी नहीं ले सकती। कैमिला ने खौफजदा लहजे में कहा। कैमिला ठीक कह रही है। बेशक ये गलत फहमी होगी या फिर हकीकत, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें अपनी जान की परवाह करनी चाहिए, ना कि कमरे की। जब जिंदगी नहीं तो कमरे का हम क्या करेंगे? मुझे सड़क पर सोना पड़ा तो मैं सो जाऊंगी, मगर यहाँ अब 1 मिनट और नहीं रुकूंगी। लॉरेन ने दो रोक बात की। लॉरेन की बात में वजन था। सबने लॉरेन की बात की तायीद की और कपड़े तब्दील करके सामान पैक किया। सब जाने के लिए तैयार थी। सबने एक दूसरे के हाथ पकड़कर गहरी सांस ली और छोटे छोटे कदम उठाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलकर वो बाहर आई। राहदारी में कोई नहीं था। उन्होंने हर तरफ नजरें दौड़ाई और चलती हुई नीचे आ गई। काउंटर पर वही पुरस्कार आदमी खड़ा था। उसका नाम टाइटन था। वो सब दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक से टाइटन दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हैं आप सब? टाइटन ने स्पाट लहजे में पूछा। सब लड़कियों को टाइटन का यूं रास्ता रोकना नागवार गुजरा था। हम सब जा रही हैं यहाँ से, लॉरेन ने हिम्मत से कहा। क्यों? टाइटन ने उसी लहजे में पूछा। आपको बताना जरूरी नहीं, लॉरा ने संजीदगी से कहा, लेकिन आप सब तो यहाँ एक रात के लिए ठहरी थी। टाइटन ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। हमारी मर्जी, हम यहाँ एक रात ठहरे या फिर आधी रात ठहरे। आपको तो उतना पैसा मिल गया ना, हम आपसे बाकी रात के पैसे वापस नहीं मांग रहे। एमिली ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। वो तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ से नहीं जा सकती। टाइटन अपने मखसूस अंदाज में बोल रहा था। वो ऐसे ही बात करता था। क्यों? पाबंदी है, लिंडा ने गुस्से से कहा। उसका दिल चाह रहा था कि उस खौफनाक आदमी को जान से मार दे।
पाबंदी तो नहीं, मगर यहाँ का असूल है कि जो यहाँ जितनी देर के लिए आता है उतनी ही देर रहकर जाएगा, और आप सब एक रात का कहकर यहाँ रुकी, अब आधी रात में जा रही हैं। टाइटन ने कहा तो सबने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। ये कैसा अजीब असूल है, पहली बार सुना है। लियोना ने हैरत से कहा, सुन लिया तो अब प्लीज वापस अपने कमरे में जाइए और सुबह होते ही यहाँ से चले जाइएगा, तब आपको कोई नहीं रोकेगा। टाइटन ने वापसी के लिए हाथ का इशारा किया। सुबह तक अगर हम जिंदा ही न रहे तो? लीजा ने यह सवाल बेख्याली में ही कर दिया। वो खुद नहीं जानती थी कि उसने ऐसा क्यों पूछा। लीजा के सवाल पर सब लड़कियां चौंकी, मगर उन्होंने अपनी नजरें टाइटन के चेहरे पर ही मरकूज रखी ताकि उसका रद्द-ए-अमल जान सके। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, टाइटन ने स्पार्ट लहजे में कहा। सब लड़कियां दहशत के मारे पानी पानी हो गई। उनके जिस्म खौफ से कांप उठे। वो सब खौफजदा होकर 3-4 कदम पीछे हट गई। टाइटन उन पर सरसरी सी निगाह डाले हुए था। वो सब उस वक्त पर पछता रही थी जब वो यहाँ आई थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। किस्मत या फिर मौत उन्हें यहाँ खींच लाई थी। मान टाइटन के पीछे से एक बहुत ही खूबसूरत लड़का नमूदार हुआ। वो टाइटन के पीछे से यूं निकलकर सामने आया था जैसे टाइटन का साया निकल आया हो। दूध जैसी सफेद रंगत, काले बाल जिनके दाएं जानिब की सामने वाली जुल्फों पर कुछ सुर्ख बाल भी थे। आंखों की सफेदी के ऊपर सुर्ख आंखें, सुर्ख लबों पर हर लड़की का दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट सजाए वो कम उम्र नौजवान जैक होप्स था। उम्र बमुश्किल 20 साल थी कि मर गया। टाइटन और जैक होप्स के नाम से ऐसा कौन था जो वाकिफ ना हो। पूरे अमेरिका में मशहूर था जैक होप्स के जैसी खूबसूरती कुदरत भी किसी किसी को नवाजती है। ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो जैक पर मर ना मिटी हो। बेशक मरने से पहले या फिर मरने के बाद लड़कियां तो फिर लड़कियां, लड़के भी उसके हुस्न के गर्विदा थे। हर कोई जैक होप्स के जैसी खूबसूरती की ख्वाहिश करता था। वो था ही कुदरत का अनमोल शाहकार जिसको देखकर करोड़ों दिलों पर कयामत गुजर जाती थी। जैक अमेरिका की शाही खानदान में पैदा हुआ था और अनकरीब मुस्तकबिल का बादशाह बनने वाला था कि कुछ हासिद और मुखालिफ लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था जो उसमें ना पाया जाता हो। टाइटन अमेरिका की यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा जाना माना प्रोफेसर था, साथ में जैक का करीबी दोस्त भी। जैक जब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था उस वक्त टाइटन भी वहाँ मौजूद था, और बदकिस्मती से वो भी उन लोगों के हाथों बड़ी बेदर्दी से मारा गया। टाइटन उम्र में जैक से काफी बड़ा और उसका उस्ताद भी था, मगर उनके बीच सबसे खास रिश्ता दोस्ती का था जो मरने के बाद भी बरकरार थी। सब लड़कियों का जैक होप्स को देखकर सांस उतल पुतल हो गया। जैक होप्स, सब बड़बड़ाए। टाइटन और जैक ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा और फिर लड़कियों को देखा जो दोनों को यकटिक देखे जा रही थी। इसी असना में एक और खूबरू हैंडसम नौजवान जैक की पुश्त से नमूदार हुआ, बिल्कुल उसी तरह जैसे जैक नमूदार हुआ था। ये वही लड़का था जो लिंडा को देखकर मुस्कुराया था। इसका नाम था स्टीलियन, पूरा नाम था चार्ल्स स्टीलियन, लेकिन अमूमन उसे स्टीलियन के नाम से ही पुकारा जाता था। उसको देखकर लिंडा की आंखें हैरत और खौफ से खुली की खुली रह गई। वो समझ गई कि ये सब धोखा और उनका मंसूबा था। स्टीलियन भी जैक से उम्र में बड़ा था और जैक से उसके लिए एक बड़े बेटे की हैसियत रखता था, क्योंकि जैक की परवरिश में स्टीलियन का बड़ा हाथ था। स्टीलियन की उम्र तकरीबन 30 साल होगी जब वो मारा गया। जैक की बर्थडे पर वो उसके लिए गुलाब के फूल लेकर आ रहा था कि अचानक से जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने खुशी की बजाय मौत का समा देखा। जैक फर्श पर बेसुध पड़ा था, वो मर चुका था। स्टीलियन को आने में देर हो गई थी। वो जैक को अपनी गोद में लिए रो रहा था जब ही पीछे से उन्हीं लोगों ने आकर स्टीलियन पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी। स्टीलियन चीख चीख कर जान से हाथ धो बैठा। जैक की बर्थडे थी, जिस वजह से सब दोस्तों ने मंसूबा बनाकर जरा आबादी से दूर एक घर किराए पर ले लिया था, जहाँ पर वो सारी रात ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर सके। लेकिन बदकिस्मती से बर्थडे खूनी बर्थडे में तब्दील हो गए। टाइटन का जैक और अपने बाकी दोस्तों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, जो सभी मारे गए, जिस वजह से उसकी मौत पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं था। जैक की माँ मर चुकी थी। एक बाप था जो अमेरिका के साबिक बादशाह रह चुका था। उसे शायद बेटे के खो जाने के गम से ज्यादा इस बात का गम था कि अब मुस्तकबिल का बादशाह किसे बनाया जाए, क्योंकि जैक उसकी इकलौती औलाद था। जैक की तरह स्टीलियन भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दोनों ने अपने जवान बेटे की मौत पर रो रो कर बुरा हाल कर लिया, मगर वक्त बड़ा मरहम होता है। वक्त के साथ साथ उन्होंने समझौता तो कर लिया, मगर खुशियाँ जो कभी उनकी जिंदगी में होती थी स्टीलियन अपने साथ ले गया। स्टीलियन की पुछ से एक और लड़का नमूदार हुआ जिसका नाम रिकर्ड था। उम्र बामुश्किल 22 साल होगी जब उस रात अपने साथियों को बचाते बचाते जान से हाथ धो बैठा। काले बाल और काली ही आंखों वाला स्मार्ट और मासूम सा नौजवान। रिकर्ड की पुछ से एक और लड़का नमूदार हुआ। वो रॉबर्ट था, जो एक बच्चे के रूप में उनका सामान कमरे तक छोड़ आया था। वो भी उस रात बर्थडे में मारा गया। उसका सीना 6 गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उसने तड़प तड़प कर अपनी जान दी थी। एक और लड़का रॉबर्ट की पुछ से नमूदार, वो मर्फी था।
उम्र में मर्फी और रॉबर्ट भी जैक से बड़े थे और उसके करीबी राजदार दोस्त भी थे, जैसे स्टीलियन और टाइटन थे। मर्फी के गले पर छुरी फेर दी गई थी, जैसे किसी बकरे को ज़िबा किया गया हो। मर्फी के गले से काफी देर तक खून की फुहार निकलती रही। पूरा फर्श खून से सुर्ख हो गया था। मर्फी जिस तरह तड़प रहा था, अगर उसे कोई यूं मरते देख लेता तो कलेजा मुंह को आ जाता। वो मुखालिफ लोग तादाद में ज्यादा थे और उन्होंने हमला भी अचानक किया था, जब वो सब हर तरह की परेशानी, फिक्र और मसरूफियत से बेखबर थे, जिस वजह से उन्हें मारने में कामयाब हो गए। मर्फी के पीछे से एक और लड़का और लड़की साथ में नमूदार हुए। वो निक और एंजीला थे, एक दूसरे की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, और उसके दोस्त जो उस कमरे में सबकी नजरों से बचकर अपने जज्बात के तूफान को ठंडा कर रहे थे, मगर दुश्मन लोगों की नजर से बच न सके और उन्होंने उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया। दोनों ने एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ा। इंजीला मामूली शक्लो सूरत की मगर हॉलीवुड की टॉप मॉडल थी। निक भी मॉडलिंग के शोबे से ताल्लुक रखता था। इंजीला निक से ज्यादा कामयाब थी, मगर ये बात कभी भी उनकी सच्ची मोहब्बत में रुकावट नहीं बनी। जैक और टाइटन के दरमियान एक पतली सी दराज कद काले बालों वाली लड़की आकर खड़ी हो गई, जिसकी काली आंखों में अजीब सी वहशत थी। रिश्ते में जैक की बड़ी बहन बनी हुई थी, मगर सगी नहीं थी। खून का ताल्लुक जरूर था, क्योंकि वो अमेरिका के शाही खानदान की शहजादी थी और जैक की दूर की रिश्तेदार थी। जैक और वो एक दूसरे के इतना ही करीब थे जैसे सगे बहन भाई होते हैं। उसका नाम एनाबेल था। एना उस रात जब वो जालिम लोग उसकी जानिब उसे मारने की गर्ज से बढ़े तो वो अपनी जान बचाने के लिए इल्तिजा करती रही, मगर सब ने मजबूती से एना के हाथ पांव पकड़कर उसका गला घोंट दिया। टाइटन की तरफ से एक और लड़का नमूदार हुआ। वो गोल्डन बालों और नीली आंखों वाला मासूम सा नौजवान था। उसका नाम साइमन था, रिश्ते में टाइटन का यतीम कजन। उस रात उन लोगों में से किसी एक ने उसके सर पर पूरी कुव्वत से हॉकी मारी। हॉकी लगने से साइमन का सर आधे से ज्यादा फट गया और वो वहीं ढेर हो गया। मरते वक्त उसकी उम्र 23 साल की होगी। हाल ही में अपनी तालीम मुकम्मल करके फारिग हुआ था। एक और लड़की सामने नमूदार हुई, जिसके काले काले बाल थे और आंखों में सांप जैसी चमक थी, जिनमें खून उतरा हुआ था। चेहरे के बारीक नकोश, सितवा नाक, कोई कमजोर दिल देखे तो वहीं मर जाए। वो रोजीन थी, 21 साल की दोशीज़ा एना की दोस्त, एक आम घरेलू लड़की। मरने से पहले उस रात उसकी इज्जत उन दरिंदों ने दागदार कर दी और फिर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। एक आखिरी लड़की नमूदार हुई, जिसके शोल्डर कट गोल्डन बाल और ग्रे आंखें थी। चेहरे पर मासूमियत इस कदर के प्यार आए, कहीं से भी खौफनाक या कातिल नहीं लग रही थी, उल्टा कोई परी लग रही थी। नाम सेलिना, एना और रोजीन की दोस्त, जिसका मतलब उन सब की दोस्त जो यहाँ खड़े थे। उस रात जालिमों के हाथों से बचने के लिए छत पर भागी थी। 3-4 लड़के उसके पीछे लपके तो खौफ के मारे वो ये देख न सकी कि पीछे छत खत्म हो गई है, क्योंकि रात का वक्त था और उसका चेहरा भी उन लड़कों की जानिब था, जिस वजह से उसका पांव फिसला और वो छत से नीचे गिरकर जहां बहक हो गई। 14 लोगों पर मुश्तमिल ये ग्रुप आज से 23 साल पहले बर्थडे पार्टी में मारा गया, कुछ हासिद और मुखालिफ लोगों के हाथों, जो कि दरअसल जैक को मारने आए थे। मगर बाकियों का मरना भी जरूरी था कि कहीं कोई जुबान न खोल दे कि मारने वाला कौन हो सकता है। ये सब जैक के दोस्तों से ज्यादा उसके गार्डियन थे, जो जैक के साथ साय की तरह रहते थे। ये सब सगों से भी बढ़कर एक दूसरे से प्यार करते थे। उन सब की जिंदगी का मकसद जैक की हिफाजत करना था, जो सब अपनी खुशी से करते थे, क्योंकि उन सब का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। उन सब के प्यार को देखकर सब लोग ही अश अश कर उठते थे। जैक एक शहजादा और मुस्तकबिल का बादशाह था, लिहाजा उसकी जान की हिफाजत करना ये सब अपना फर्ज गर्दानते थे। जब पूरी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया तो उन सब ने उसे संभाला, लिहाजा जैक भी उन सब पर अपनी जान छिड़कता था। लेकिन बिलाखिर उस रात उसको बचाते बचाते बाकी सब भी अपनी जान से चले गए और मारने वाला जैक का ताया था, जिसने अपने आदमियों को उन्हें कत्ल करने के लिए भेजा था। जैक के बाप के बाद जैक का ताया बादशाह बनने वाला था, लेकिन जैक के हक में ऐलान हुआ। जैक भी अच्छे से जानता था कि उसे मारने वाला कौन हो सकता है। जैक के अलावा उसके दोस्त भी ये सब जानते थे, इसलिए वो उन्हें जिंदा छोड़ने की गलती कैसे करते थे। ये 14 आपस में बहुत करीबी और सच्चे दोस्त थे। उन्होंने मिलकर बहुत लोगों का खून किया था। पूरे अमेरिका में उनको मिडनाइट गैम्बलर्स के नाम से जाना जाता था। काफ़ी रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों ने उन पर कहानियां और कॉलम वगैरह लिखने की कोशिश की, लेकिन जिन्होंने भी ऐसी कोशिश की वो जिंदा नहीं रहे, क्योंकि ये उन्हें पसंद नहीं था कि कोई उनके मुतालिक किसी भी किस्म की कोई बकवास लिखे। आखिर एक वक्त आया जब मीडिया वालों ने उनके मुतालिक लिखने की कोशिशें हमेशा के लिए तर्क कर दी। फिल्मी दुनिया वालों ने भी उन पर फिल्में बनाना चाहिए, मगर वो भी नाकाम रहे। ये सब ऐसे लोगों की किसी भी कोशिश को कामयाब ना होने देते। जिन लोगों ने उन 14 को मारा था, उन सबको उन्होंने तड़पा तड़पा कर मार दिया। जब ताया ने जैक को मारने में कोई आर महसूस नहीं की, तो जैक ने भी ताया को मारने में कोई आर महसूस नहीं की और उसे कुत्ते की मौत मारा। जब महल वालों ने कमरे में ढेरों लाशें देखी तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस किसी किस्म का सुराग लगाने में नाकाम रही, लेकिन लोग जानते थे कि ये काम किन का हो सकता है।
वो अपना बदन छोड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने एक एक खून के कतरे का बदला लेने की कसम खाई थी। तब से वो अब तक कत्ल पर कत्ल कर रहे थे। पुलिस के अलावा दीगर एजेंसियों के लिए भी ये कत्ल रोकना मुमकिन नहीं था। ये सब आम इंसानों, मसलन बच्चों, औरतों वगैरह को भी मारने से गुरेज नहीं करते थे। रहम और हमदर्दी जिस कदर इन लोगों के अंदर मरने से पहले थी, वो अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। जैक की मौत पर पूरा अमेरिका खामोश रहा था कि जैक के ताया के खौफ की वजह से उन्हें इंसाफ न मिल सका, मगर अपने तौर पर खून करके ये सब अपना इंसाफ कर रहे थे। अब ये 14 लड़कियां इनकी गिरफ्त में आ गई थी। वो जानती थी कि जो मिडनाइट गैम्बलर्स की गिरफ्त में आ जाए वो जिंदा नहीं लौटता। सब लड़कियां दहशत के मारे पीछे को भागी। वो सब अपनी जगह मुतमईन खड़े थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो सब उनके बनाए हुए मसनूई होटल से कहाँ भागेंगी। लड़कियों के भाग जाने पर सब ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और जैक ने सबको चारों तरफ बिखर जाने का इशारा किया। खौफ के मारे लड़कियां इतना डर गई थी कि कब वो एक दूसरे से जुदा हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। लौरा अचानक भागते भागते रुक गई। उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था। उसने डरते डरते अपने चारों तरफ देखा, उसके सिवा कोई नहीं था। ये एक तवील राहदारी थी जिसके दाएं बाएं कमरों के दरवाजे थे और आगे रास्ता बंद था। लौरा रोने लगी। कैमिला, लॉरेन, एमिली, लौरा रोते हुए ऊंची आवाज में पुकार रही थी कि यकायक कोई लड़की उसे धक्का मारकर गुजरी। धक्का लगने से लौरा अपने आप पीछे की जानिब मुड़ गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। लौरा खौफ के मारे कांपने लगी। वो चारों तरफ यूं नजरें घुमा रही थी गोया कहीं से भी कोई आ जाएगा। मान लौरा ने अपने सामने देखा तो दहशत के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी टांगें कांपने लगी। सामने ब्लैक पैंट, सुर्ख शर्ट और ब्लैक जैकेट में मलबूस जैक हुप्स खड़ा था। उसने अपना अंदाज जमीन पर बैठकर ऐसे बनाया जैसे रेस से कबल खिलाड़ी बनाते हैं, और फिर यकायक बहुत तेज रफ्तारी से लौरा की जानिब भागा। जैक को अपनी तरफ आता देखकर लौरा के मुंह से दिल दहला देने वाली चीख बरामद हुई। वो बेख्तियार जमीन पर गिर गई और उसने अपना चेहरा अपनी बाहों में छुपा लिया। काफी देर गुजर गई। जब कुछ न हुआ तो लौरा ने डर डर के अपने चेहरे पर से बाजू हटाए। चारों तरफ पुरसुकून खामोशी के अलावा कुछ नहीं था। लौरा उठकर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि वो कहाँ जाए। उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस वक्त वो सोचने समझने की हालत में न थी। सिडनी, कहाँ हो तुम? लौरा ने एक बार फिर ऊंची आवाज में पुकारा। जवाब में खामोशी छाई रही। लौरा सहमी हुई निगाहों से इधर उधर देख रही थी कि यकायक रॉबर्ट आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। लौरा साकित हो गई। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया था। उसने बिना गर्दन मोड़े नजरें घुमाकर पीछे की तरफ देखना चाहा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर के मारे चीखकर बेख्तियार आगे को भागी, लेकिन रास्ता तो आगे बंद था, इसलिए वो उन दरवाजों की जानिब बढ़ी जो उसके दाएं बाएं थे। लौरा ने एक कमरे का दरवाजा खोला तो उसमें से ऐना उसे खूनी निगाहों से घूरती हुई बाहर आई। लौरा बेख्तियार चीखकर जमीन पर गिर गई और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोहनियों के बल ऐना को देखते हुए पीछे को खिसकने लगी। दफातन हर कमरे का दरवाजा खुलता चला गया और उन सब में से कोई न कोई बाहर आता गया। लौरा ऐना को देखती हुई उठी और बेख्तियार पीछे को भागना चाहा, मगर पीछे से उसकी टक्कर स्टैलियन से हो गई। लौरा गिरने से संभली और डरते डरते बाएं जानिब जाने की कोशिश की, लेकिन वहां उसकी टक्कर टाइटन से हो गई। कहाँ जा रही हो? टाइटन ने स्पाट लहजे में पूछा। लौरा एकदम डर कर पीछे हट गई। उसका ध्यान स्टैलियन की तरफ था, इसलिए वो टाइटन को देख नहीं पाई थी। टाइटन को देखते हुए उसने दाएं जानिब जाना चाहा, मगर वहां जैक होप्स आ खड़ा हुआ। लौरा रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसे अपनी मौत का यकीन हो चुका था। पूरे 14 भूतों ने उसे गोल दायरे की शक्ल में चारों तरफ से घेर लिया था। लौरा रोते हुए उन सबको ऊपर देख रही थी और वो सब संजीदगी से उसे नीचे देख रहे थे। यकलक सब ने एक साथ अपने अपने हाथ लौरा की जानिब बढ़ाए, जिसके साथ ही लौरा की आखिरी चीख बरामद हुई और फिर सब खत्म हो गया। दिल खराश चीख की आवाज सुनकर लॉरेन कांप उठी। इस आवाज को वो बखूबी पहचानती थी और ये आवाज लौरा की थी। लॉरेन खौफ से थर-थर कांपने लगी। उस वक्त वो एक खाली कमरे में खड़ी थी जहाँ किसी भी किस्म की कोई रोशनी मौजूद नहीं थी। हर तरफ अंधेरा था। हाथ को हाथ सुझाई न देने वाला गहरा अंधेरा छाया हुआ था। लॉरेन खुद नहीं जानती थी कि वो यहाँ कैसे आई। चंद लम्हों बाद जब लॉरेन की आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो उसने अंधेरे में चारों तरफ आंखें फाड़कर देखने की कोशिश की, मगर उसे कुछ भी दिखाई न दिया। दफातन लॉरेन को कदमों की चाप सुनाई दी, जिसके साथ ही पूरा कमरा रोशन हो गया। लॉरेन खौफ के मारे 2-3 कदम पीछे हट गई, क्योंकि उसके सामने जैक होप्स खड़ा था। पहचाना मुझे? जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वही हूँ जिसके बारे में अमेरिका की हर माँ कहती है, सो जा बेटा वरना जैक होप्स आ जाएगा। जैक ने कहकर कहकहा लगाया। उसके कहकहों में मौत रक्सा थी। पूरा कमरा उसके कहकहों की आवाज से गूंज रहा था। लॉरेन को अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो अभी चकराकर गिर जाएगी, क्योंकि वो किसी ऐरे गहरे के सामने नहीं, जैक होप्स के सामने खड़ी थी।
प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, लॉरेन की कांपती हुई आवाज निकली। यकलक जैक के बाकी साथी भी हाजिर हो गए और वो सब लॉरेन की बात पर हंसने लगे। लॉरेन को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। उन सबका यूं दबी दबी हंसी हंसना माहौल में बहुत दहशत पैदा कर गया था। वो एक खाली कमरे में खड़ी थी जहाँ किसी भी किस्म की कोई रोशनी मौजूद नहीं थी। हर तरफ अंधेरा था, हाथ को हाथ सुझाई न देने वाला गहरा अंधेरा छाया हुआ था। लॉरेन खुद नहीं जानती थी कि वो यहाँ कैसे आई। चंद लम्हों बाद जब लॉरेन की आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुईं, तो उसने अंधेरे में चारों तरफ आंखें फाड़कर देखने की कोशिश की, मगर उसे कुछ भी दिखाई न दिया। दफतन लॉरेन की कदमों की चाप सुनाई दी, जिसके साथ ही पूरा कमरा रोशन हो गया। लॉरेन खौफ के मारे 2-3 कदम पीछे हट गई, क्योंकि उसके सामने जैक होप्स खड़ा था। मैं वही हूँ जिसके बारे में अमेरिका की हर माँ कहती है, सो जा बेटा वरना जैक होप्स आ जाएगा। जैक ने कहकर कहकहा लगाया। उसके कहकहों में मौत रक्सा थी। पूरा कमरा उसके कहकहों की आवाज से गूंज रहा था। लॉरेन को अपना दिल कन पट्टियों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो अभी चकरा कर गिर जाएगी, क्योंकि वो किसी ऐरे गहरे के सामने नहीं, जैक होप्स के सामने खड़ी थी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, लॉरेन की कांपती हुई आवाज निकली। यकलख्त जैक के बाकी साथी भी हाजिर हो गए। वो सब लॉरेन की बात पर हंसने लगे। लॉरेन को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। उन सबका यूं दबी दबी हंसी हंसना माहौल में बहुत दहशत पैदा कर गया था। एक शर्त पर हम तुम्हारी जान बख्शने को तैयार हैं, जैक ने लॉरेन की हालत पर महसूस होते हुए कहा। कैसी शर्त? लॉरेन जल्दी से बोली। अभी पता चल जाएगा, जैक ने कहकर अपने साथ निक और एंजीला को आंखों का इशारा दिया तो वो अपनी जगह से गायब हो गए। हाँ, सच याद आया, तुम्हें एक बुरी खबर देनी है, वो ये कि तुम्हारी दोस्त लॉरा अब इस दुनिया में नहीं रही, मर्फी ने बताया। तो लॉरेन का दिल धक से रह गया, जिसके साथ ही मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से उमड़ आए। उसने अपने होंठ सख्ती से भेंचे हुए थे। वो चुप रही। वो कह भी क्या सकती थी? इंसान और भूतों का क्या मुकाबला भला। लॉरेन ने दिल ही दिल में अपनी मम्मी को याद किया। वो सोचने लगी कि आज के बाद वो दोबारा अपनी मम्मी को देख भी सकेगी या नहीं। निक और एंजीला हाजिर हुए, लेकिन इस बार उनके साथ कोई तीसरा भी था और वो थी डायना, जो रो रही थी। निक और एंजीला ने दाएं बाएं से उन दोनों के बाजू पकड़ रखे थे। डायना, लॉरेन ने हैरत से कहा। लॉरेन प्लीज मुझे बचा लो, डायना ने रोते हुए कहा। सब भूत डायना और लॉरेन को देखकर महसूस हो रहे थे। शर्त यह है कि तुम्हें मेरे साथ गेम खेलनी होगी, जैक ने गुफ्तगू का आगाज किया। लॉरेन ने सवालिया निगाहों से जैक को देखा। गेम की तो शौकीन होगी ही तुम, जैक ने मुस्कुराते हुए पूछा। कौन सी गेम खेलना होगी? लॉरेन ने हिम्मत करके सवाल किया। गुड गर्ल, ये हुआ ना जज्बा, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके साथ ही ईमान कमरे का मंजर यकसर बदल गया। अब वो सब एक बहुत बड़े हाल नुमा कमरे में खड़े थे, जिसके वस्त में बहुत बड़ा एक्वेरियम मौजूद था और उसके अंदर बहुत बड़ी शार्क तैर रही थी। एक्वेरियम से काफी ऊपर रस्सी की मदद से डायना को बांधा हुआ था ताकि शार्क उस तक न पहुंच सके। लॉरेन ने चारों तरफ देखने के बाद एक्वेरियम के अंदर शार्क और उसके ऊपर डायना को बंधा देखा तो उसकी जैसे जान ही निकल गई। जैक, ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर किस चीज की सजा दे रहे हो हमें? हमने कुछ नहीं किया, हम सब बेकसूर हैं, लॉरेन चीखी। हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो सबको बस इस चीज की सजा दे रहे हैं जो हमारा हक है, स्टीलिया ने संजीदगी से कहा। आखिर तुम सब और कितना बदला लोगे? बस भी करो, तुम लोग सिर्फ 14 मरे हो और तुम लोगों ने लाखों को मारा है, लॉरेन नफरत से चीखी। खामोश, अब एक और लफ्ज नहीं, रिकट तैश में आकर बोला। रिकट के साथ बाकी सब भी आग बबूला हो गए थे। तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे और याद रखना, तुम डायना की जिंदगी के लिए खेल रही हो। तुम्हारा सही जवाब उसको जिंदगी दे सकता है। अगर जवाब गलत हुआ तो ये शार्क की खुराक बन जाएगी, जैक ने संजीदगी से कहा। अब सब तुम्हारे हाथों में है, हमें कसूरवार मत ठहराना कि हमने तुम्हें एक मौका भी नहीं दिया। रॉबर्ट ने कहा। क्या तुम तैयार हो? टाइटन ने अपने मखसूस लहजे में पूछा। और हाँ, तुम्हें हर सवाल के जवाब के लिए 30 सेकंड दिए जाएंगे। लॉरेन ने सबकी बात ध्यान से सुनने के बाद गहरी सांस ली। अब डायना की जिंदगी उसके हाथों में थी। मैं तैयार हूँ, लॉरेन ने खुद को पुरसकून करते हुए कहा। गुड, जैक हल्का सा मुस्कुराया। पहला सवाल, अमेरिका की तारीख में सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाला बादशाह कौन था? और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। घड़ी टिक टिक करना शुरू हो गई। लॉरेन अपने दिमाग पर जोर देती रही, मगर उसे इस सवाल का जवाब कतई नहीं आता था। वो अजीब सी दहशत का शिकार थी। घड़ी की टिक टिक उसके सर पर हथौड़े बरसाती हुई मालूम हो रही थी। उसे इस हालत में देखकर सब भूत बहुत खुश हो रहे थे। अमेरिका के इतने बड़े मुर्दा गैंग के सामने खड़े होना और फिर अपनी दोस्त की जिंदगी के लिए गेम खेलना, ऐसे में किसी इंसान का दिमाग काम करता है भला? शार्क के ऊपर बंधी डायना खामोश तमाशाई बनी हुई थी। उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पीछे की जानिब रस्सी से बंधे हुए थे। टाइम खत्म हो गया, जिसके साथ ही डायना की रस्सी ढीली हो गई और वो पहले से कुछ नीचे हो गई। लॉरेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसका दिमाग उसका साथ देने से कासिर था। डायना की नजरें उसे उसकी शिकायत करती हुई नजर आ रही थी, जैसे उससे कह रही हो कि लॉरेन, ये तुम क्या कर रही हो? आखिर मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती?
लॉरेन रो रही थी कि आखिर उसे ये किस आजमाइश में डाल दिया गया है जहां उसकी दोस्त की जिंदगी उसके सर पर है, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही। लॉरेन, जैक ने गुनगुनाते हुए पुकारा। लॉरेन ने भीगी हुई पलकों से उसे देखा। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त की जिंदगी खतरे में है और तुम उसकी जिंदगी के लिए इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं दे सकी, जैक ने मसनूई अफसोस के साथ कहा। जैक को देखकर बाकी सब भी लॉरेन को छेड़ने के लिए अफसोस की अदाकारी करने लगे। लॉरेन तैश में आगे उसने गहरी सांस लेकर कहा, दूसरा सवाल। सबने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। बच्ची जज्बाती हो गई है या फिर जल्दबाजी कर रही है हमसे अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए? रोजीन ने कहा तो सबके कहके पूरे हॉल में गूंज उठे। ओके, टाइम टू प्ले। दूसरा सवाल। अमेरिका के उस बादशाह का नाम बताओ जो सबसे कम उम्र में बादशाह बना, जैक ने सवाल किया। वो तुम हो जैक होप्स, लॉरेन ने हकारत से कहा। घड़ी अभी टिक टिक करना भी शुरू नहीं हुई थी कि लॉरेन ने जवाब दिया। वाह, बड़ी जल्दी जवाब दिया है, लेकिन सॉरी, तुमने मेरे ये कहने का इंतजार नहीं किया कि तुम्हारा वक्त शुरू हुआ, इसलिए मैं इसे गलत जवाब ही तस्वर करूंगा, जैक ने कहा। और डायना की रस्सी और ढीली हो गई और वो शार्क से अब कुछ ही फासले पर रह गई थी। नहीं, लॉरेन चीखी। सब हंसने लगे। ये धोखा है, लॉरेन ने रोते हुए कहा। सब ने मुस्कुराते हुए अपने कंधे उचकाए। जब मानना ही है तो साफ बता दो, ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? लॉरेन ने गुस्से से ऊंची आवाज में कहा। हम तो कोई ड्रामा नहीं कर रहे, हम तो तुम सबको जिंदगी देने का एक एक मौका फराहम कर रहे हैं, तभी तो खेल रहे हैं, वरना सीधा जान से मार दें, सेलिना ने अपनी खूबसूरत आवाज में कहा। वो अलग बात है कि तुम ध्यान नहीं दे रही या फिर तुम्हारा उस लड़की की जान बचाने का दिल नहीं, निक बोला। ऐसा कुछ नहीं है, लॉरेन ने दांत भेज कर कहा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो खेलो, साइमन ने कहा। जैक, डायना की जगह हमें कोई और लड़की उठा कर लाना चाहिए थी, इसकी बहन को ले आते, तब गेम खेलने का अपना मजा होता, क्योंकि इसकी जान के लिए तो ये अपनी जान पर भी खेल जाती। स्टीवन ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। फिक्र ना करो, इसकी बहन की भी बारी आएगी, टाइटन ने अपने लहजे में कहा। लॉरेन चुपचाप खड़ी उन सब की बातें सुन रही थी। वो उनके मुंह लगकर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो खुद को अगले सवाल के लिए काफी हद तक पुरसकून कर चुकी थी। तीसरा और आखिरी सवाल, गौर से सुनना, इसी पर फैसला होगा, जैक ने ठहर ठहर कर धीमी आवाज में कहा। वो कौन सी मलका थी जिसने सिर्फ 5 दिन अमेरिका में हुकूमत की? लॉरेन को जवाब आता था, लेकिन वो चुप रही, क्योंकि वो जैक के टाइम स्टार्ट नाउ के कहने का इंतजार कर रही थी, जिसकी वजह से वो दूसरा सवाल जीतते हुए भी हार गई। काफी देर गुजर गई, लेकिन जैक ने कुछ नहीं कहा। क्या सोच रही हो, टाइम तो खत्म हो गया, जैक ने कहा। तो लॉरेन ने उसे हैरानी से देखा और फिर यकलक डायना के पूरे जिस्म से तमाम रस्सियां अपने आप खुल गईं और वो सीधा एक्वेरियम में जा गिरी, जहां यकायक शाख उसे निगल गए और एक्वेरियम का पानी सुर्ख हो गया। नहीं, लॉरेन ने रोते हुए फलक शिगाफ चीख मारी और डायना की जानिब यानी एक्वेरियम की जानिब लपकी। दफतन कमरे का मंजर एक बार फिर बदल गया और लॉरेन वापस उसी कमरे में आ गई जहां वो पहले अकेली खड़ी थी। अब फिर वो अकेली थी, मगर कमरा रोशन था। सब भूत जा चुके थे। लॉरेन जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। एमिली अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यकलख्त एमिली की टक्कर किसी से हो गई और बैक वक्त दोनों के मुंह से चीख बुलंद हुई। कौन है? दोनों ने बैक वक्त ऊंची आवाज में पूछा। क्या ये तुम हो एमिली? आवाज एली की थी। एली की आवाज पहचान कर एमिली ने जल्दी से कहा, हाँ एली, ये मैं हूँ। दोनों ने अंधेरे में आगे को हाथ फैलाए ताकि एक दूसरे तक बआसानी पहुंच सके। दोनों की उंगलियों ने एक दूसरे को छुआ और फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर एक जगह खड़ी हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है एमिली, एली ने कांपते हुए कहा। दफतन उनके सामने रोशनी का हल्का सा दायरा नमूदार हुआ, जिसमें उन्हें एक हेवला दिखाई दिया। वो हेवला साकत खड़ा था। अंधेरे में अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो हेवला किसका है और किस जानिब देख रहा है। और फिर यकलख्त हेवले में हरकत हुई तो दोनों ने बेख्तियार एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लिया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जब वो हेवला थोड़ा करीब आया तो दोनों डरकर बेख्तियार पीछे हट गई, मगर एक दूसरे का हाथ थामे रखा। हेवला टाइटन का था। टाइटन ने अंधेरे में 2 बार चुटकियां बजाई तो पूरा कमरा रोशन हो गया। दोनों ने रोशनी में एक दूसरे का चेहरा देखा तो दिल को कुछ इत्मीनान हुआ, मगर जब उन्होंने टाइटन को देखा तो इत्मीनान फौरन गायब हो गया। क्या चाहते हो? एमिली ने लरजती आवाज में पूछा। एक गेम, टाइटन ने स्पाट लहजे में मुख्तसर सा जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे को हैरान परेशान निगाहों से देखा। कैसा गेम? एली ने डरे सहमे और हैरान लहजे में कहा। हाँ, तुम दोनों को मेरे साथ एक गेम खेलना होगी, टाइटन ने अपने मखसूस लहजे में कहा। क्यों? एमिली ने हिम्मत से पूछा। टाइटन ने उसके सवाल पर उसे आंखें दिखाई तो वो सहम गई। गेम में अगर तुम दोनों जीती तो तुम दोनों की जान बख्शी जाएगी, अगर हारी तो फिर तुम दोनों जानती हो कि मैं क्या करूंगा, टाइटन ने संजीदगी से कहा। दोनों टाइटन की बात सुनकर खुश हो गई। बस इतनी सी बात है, अगर सिर्फ गेम ही खेल कर तुम हमारी जान बख्श दोगे तो हम खेलने के लिए तैयार हैं, एली ने खुशी से कहा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, गेम इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो, और फिर ये मत भूलो कि तुम्हारा मुकाबला किससे है, टाइटन ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। क्या खेलना होगा? एमिली ने जवाब तलब निगाहों से टाइटन को देखा।
टाइटन ने हवा में हाथ सीधा किया और बिल्कुल जादू की तरह उसके हाथ में न जाने कहां से बास्केटबॉल के साइज का एक गेंद नमूदार हुआ। मैं ये बॉल तुम दोनों की तरफ उछालूंगा और तुम दोनों मेरी तरफ। हम ये खेल तब तक खेलेंगे जब तक मुझे या तुम दोनों को शिकस्त न हो जाए। टाइटन ने बॉल जमीन पर ऊपर नीचे उछालते हुए कहा। हमें शिकस्त कैसे होगी? एली ने जानना चाहा। हम बॉल को अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे की तरफ फेंकेंगे। अगर ये 3 बार जिसके मुंह पर लग गई तो वो हार जाएगा। टाइटन ने दोनों को देखते हुए कहा। तुमने चीटिंग की तो? एमिली ने सवालिया निगाहों से टाइटन को देखा। टाइटन 2-3 मिनट एमिली को खाली निगाहों से देखता रहा, फिर कुछ देर तवक्कुफ के बाद बोला, मैं चीटिंग नहीं करूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। टाइटन ने यकीन दिलाने के से अंदाज में कहा। एमिली और एली के चेहरों से लगता था कि उन्होंने टाइटन की बात का यकीन नहीं किया, मगर वो चुप रही। टाइटन उनकी कैफियत को भांप गया था। क्या तुम दोनों खेलने के लिए तैयार हो? टाइटन ने बॉल संभाली। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ठंडी आह भरकर अस्बात में सर हिला दिया। टाइटन ज़ेरे लब मुस्कुराया। पहली बार किसी ने टाइटन को मुस्कुराते हुए देखा था। मुस्कुराने की वजह से उसकी शख्सियत ही बदल गई थी, मगर इस वक्त उसकी मुस्कुराहट पर मौत के सिवा कुछ नहीं था। म्यूजिक, टाइटन ने बुलंद आवाज में कहा तो किसी डिस्को की तरह कमरे की छत पर गोल दायरे जैसी गेंद नमूदार हो गई और रोशनियां भी थोड़ी मदम हो गई। एमिली और एली चारों तरफ हैरानी से देख रही थी। जब भी टाइटन की आवाज उनकी समाज से टकराई, लेडीज बराए मेहरबानी इधर ध्यान दीजिए। एमिली और एली ने अपनी मुकम्मल तवज्जो टाइटन की जानिब मबसूल कर ली। कमरे में ऊंची आवाज में कोई फास्ट म्यूजिक शुरू हो गया और छत पर लगी गोल बॉल की वजह से मुख्तलिफ रोशनियां कमरे में चारों तरफ रक्स करने लगी। गेम शुरू हो गई। टाइटन बॉल को 2-3 बार ऊपर नीचे उछालकर एमिली की जानिब फेंक चुका था। एमिली ने अपनी पूरी ताकत से बॉल वापस टाइटन की तरफ उछाल दी और टाइटन ने एली की तरफ। एली ने इतनी जोर से बॉल टाइटन की तरफ वापस फेंकी कि सीधी उसके मुंह पर जा लगी और वो दोहरा होकर 2-3 कदम पीछे की जानिब लड़खड़ा गया। मौसीकी बंद हो गई और कमरे में गहरी खामोशी छा गई। ये एमिली और एली ने खुशी से एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा। टाइटन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसका दिल चाह रहा था कि वो भी उसी वक्त दोनों को कच्चा चबा जाए, मगर उसने इस ख्याल को अपने जहन से छटक दिया और दोबारा खेलने के लिए तैयार हो गया। मौसीकी एक बार फिर शुरू हो गई। टाइटन ने 1-2 बार बॉल नीचे ऊपर उछालकर अपनी पूरी ताकत से एली की जानिब फेंकी। बॉल सीधी एली के मुंह पर लगी और वो दूर दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गई। मौसीकी फिर से बंद हो गई और गहरा सकूत छा गया। टाइटन अपना बदला ले चुका था, जिस वजह से वो हल्का सा मुस्कुराया। एमिली ने जो एली को देखा तो उसने आंख बरसाती आंखों से टाइटन की तरफ देखा, जो दीवार से टेक लगाए मुतमईन खड़ा अपने एक हाथ से बॉल को ऊपर नीचे उछाल रहा था। टाइटन और एली को एक मर्तबा बॉल लग चुकी थी। अगर मजीद 2 और लग जाएं तो ये गेम हार जाएंगे, जबकि एमिली को अभी एक बार भी नहीं लगी थी। वो महफूज थी। एली ने खुद को संभाला और दोबारा खेलने के लिए खड़ी हो गई। कमरे में एक बार फिर मौसीकी की आवाज गूंज उठी और गेम शुरू हो गई। तीनों बहुत अच्छा खेल रहे थे। गेम कुछ देर यूं ही चलती रही कि यकायक एली के मुंह पर एक बार फिर बॉल लगी और वो दूर जा गिरी। मौसीकी की आवाज फिर बंद हो गई। एली एमिली के मुंह से बेसाख्ता निकला, मैं ठीक हूँ। एली बमुश्किल उठकर वापस खेलने के लिए आई। क्या जोश है? टाइटन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। एमिली को टाइटन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एली को 2 बार बॉल लग चुकी थी। अगर एक बार और लग गई तो वो आगे के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। म्यूजिक, टाइटन ने बुलंद आवाज में कहा और मौसीकी की बुलंद आवाज के साथ गेम भी शुरू हो गई। कुछ देर गेम चलने के बाद दोबारा रुक गई और मौसीकी की आवाज भी बंद हो गई, क्योंकि बॉल एक बार फिर एली के मुंह पर लगी थी। एली अपना मुंह मसलने में मसरूफ थी जब टाइटन की आवाज उसकी समाज से टकराई। गुड बाय, टाइटन ने कहा तो एली के पांव तले जो जमीन थी वो 2 हिस्सों में खुल गई। एली के मुंह से दिलखराश चीख बुलंद हुई और वो उसमें जा गिरी। फिर दोबारा जमीन यूं हमवार हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब देखकर एमिली के ओसान खता हो गए। उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप उठा। उसकी आंखों के सामने उसकी दोस्त मौत के मुंह में चली गई थी और वो कुछ कर भी ना सकी थी। एमिली का पूरा जिस्म खौफ से ठंडा पड़ गया था। उसने डरते डरते टाइटन की तरफ देखा, जो बॉल को ऊपर नीचे उछालता हुआ उसे ही देख रहा था। एमिली ने कुछ कहना चाहा, मगर उसके हलक से आवाज नहीं निकली। अब सिर्फ तुम और मैं ये गेम खेलेंगे, टाइटन ने एमिली की हालत से महसूस होते हुए कहा। एमिली अभी ठीक से संभली भी नहीं थी कि टाइटन ने कहा म्यूजिक। फास्ट म्यूजिक शुरू हो गया और टाइटन ने बॉल एमिली की तरफ उछाली। एमिली अपने होशो हवास में न थी, जिस वजह से बॉल उसके मुंह पर लग गई। जब वो जमीन पर गिरी तब उसे होश आया। एमिली ने गुस्से से टाइटन को देखा और पास पड़ी बॉल उठा ली। ये बार तुम्हारे लिए एली, एमिली ने दिल में कहा और पूरे जोर से बॉल टाइटन के मुंह पर दे मारी। टाइटन दोहरा हो गया। मौसीकी भी बंद हो गई। एमिली ज़ेरे-लब मुस्कुराई और उसने टाइटन की हालत से महसूस होते हुए 2-3 बार ताली बजाई। टाइटन ने अपने दांत भींचे और उठकर खड़ा हो गया। म्यूजिक, इस बार एमिली ने मुस्कुराते हुए कहा।
म्यूजिक शुरू हो गया तो टाइटन ने बॉल एमिली की तरफ पूरी कुव्वत से फेंकी। एमिली ने उसी तेजी से बॉल टाइटन की तरफ वापस फेंकी तो इस बार भी उसका निशाना खता ना हुआ और टाइटन के मुंह पर बॉल लग गई। वो दीवार से टकराकर गिर गया। मौसीकी की आवाज भी बंद हो गई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। तुम हार गए टाइटन, एमिली ने वहीं खड़े होकर कहा। टाइटन ने उठते हुए नफरत भरी निगाह एमिली पर डाली और वहां से गायब हो गया। टाइटन गुस्से से आग बबूला यकलख नमूदार हुआ तो जैक समेत बाकी सब भी उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। टाइटन गुस्से से हाँफ रहा था। उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और जोर से दीवार पर मुक्का मारा। मिडनाइट गैम्बलर्स इस वक्त कमरे में अकेले ही मौजूद थे। क्या हो गया, खैरियत तो है? जैक होप्स ने टाइटन को अपने गुस्से में देखकर पूछा। मैं हार गया, टाइटन ने दांत भींच कर कहा और फिर टाइटन ने सारी बात उन सबके गोश गुजार कर दी। तुमने ही कौन सी फजूल गेम खेली उनके साथ, उसने तो जीतना ही था। टकर ने गुस्से से कहा। तुम उस 2 कौड़ी की लड़की से कैसे हार सकते हो? स्टैलियन ने हैरानी से कहा। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। टाइटन का गुस्सा हनूस बरकरार था। अपनी हार का बदला लेते और उसे भी मार देते जैसे पहले वाली को मार दिया। उसको क्यों जिंदा छोड़ दिया? एना बोली। मैं नहीं मार सकता था, टाइटन ने जवाब दिया। क्यों? रॉबर्ट ने पूछा। क्योंकि मैं उससे कह चुका था कि जो जीता उसकी जान बख्श दी जाएगी, टाइटन ने जवाबन कहा। तुम अपनी बात के पक्के कब से हो गए? स्टैलियन ने तंजिया कहा। टाइटन ने सुर्ख आंखों से स्टैलियन को घूरा और उसे मारने की गर्ज से उसकी जानिब लपका जब ही जैक उन दोनों के बीच घायल हो गया और लड़ाई होते होते बच गई। स्टैलियन ठीक ही तो कह रहा है, हमारा काम सिर्फ मारना है, हमें भला उनसे क्या हमदर्दी? हमने लॉरेन को भी तो धोखे से शिकस्त दी है। जैक ने मामला बिगड़ने से बचा लिया। टाइटन सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर तवक्कुफ के बाद बोला। हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। 3 लड़कियां मर चुकी हैं, अब बची हैं 11। मर्फी ने दखल दिया। एमिली को कोई नहीं मारेगा, वो मेरा शिकार है, टाइटन ने नफरत से कहा। हम 3 लड़कियां मार चुके हैं, अब हमें और नहीं मारनी चाहिए। चलो कहीं और चलते हैं, साइमन ने कहा तो सब ने उसकी तरफ घूरा। बकवास मत करो, अपना मुंह बंद रखो, टाइटन ने डांटा। तुम सब आपस में तो लड़ाई मत करो, सेलिना ने तंग आकर कहा। जैक्सन क्यों नहीं आया अभी तक? रोजीन ने संजीदगी से पूछा। आता ही होगा, जैक बोला। मुझे याद किया, लो मैं आ गया। जैक्सन की आवाज पर सब ने पीछे मुड़कर देखा। ब्लैक जैकेट और ब्लैक शर्ट में मलबूस, गोल्डन बालों और सब्ज आंखों वाला खूबसूरत नौजवान खड़ा था। कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी आने में। जैक और जैक्सन आपस में बगलगीर हो गए। पहाड़ों में कुछ लोग हाइकिंग के लिए आए हुए थे, उन्हीं के चक्कर में देर हो गई। जैक्सन ने जवाब दिया। तुम लोग कहाँ तक पहुँचे? 3 लड़कियाँ खत्म कर चुके हैं, बाकी बची हैं 11, एना ने बताया। जैक्सन उम्र में जैक से बड़ा और उसका दोस्त था। मिडनाइट गैम्बलर्स में टोटल 14 लोग थे। जैक्सन को आने में देर हो गई थी क्योंकि वो कहीं और कत्ल कर रहा था। जैक्सन को उस रात तलवार से मारा गया था, जिस वजह से उसके जिस्म के 3 टुकड़े हो गए थे, मगर रूह निकल जाने के बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक था। जिस्म छूट जाने का गम उसे भी खा गया था क्योंकि ये बेचारा भी बेकसूर था। चलो अब तो मैं भी आ गया हूँ, हम सब मुकम्मल हो गए हैं, अब तो और भी मजा आएगा, जैक्सन ने गैर मामूली संजीदगी से कहा। वो खामोश तबीयत और संजीदा मिजाज आदमी था। मरने से पहले वो ऐसा नहीं था, बल्कि बहुत हंसमुख था, मगर मरने के बाद से वो ऐसा हो गया था। चले, जैक्सन ने अपनी जैकेट का कॉलर ठीक करते हुए पूछा। सबने इस बात में सर हिलाया और गायब हो गए, सिवाय स्टेलियन के, क्योंकि उसकी नजर निक और अंजीला पर पड़ गई थी, जो बेखबर आपस में प्यार करने में मसरूफ थे। स्टेलियन उनके पास आया, उनके सामने 2-3 बार चुटकी बजाई। दोनों ने उसकी तरफ देखा। बेटे, ये बेहयाई बात नहीं करना, पहले मिशन पूरा करो। जब देखो जहाँ देखो शुरू हो जाते हो, आसपास का भी ख्याल रखा करो। स्टेलियन तंजिया कहकर गायब हो गया और वो दोनों आपस में सर जोड़कर हंसने लगे। फिर वो दोनों भी गायब हो गए। लिविना अकेले ही कमरे में अंधेरे में इधर उधर देखती हुई आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी कि कहीं वो किसी चीज से टकरा न जाए कि यक लख्त धीमी सी रोशनी कमरे में फैल गई। रोशनी 0 बल्ब की जैसी मध्यम मगर अंधेरे से बेहतर थी। लिविना ने ये सोचने के बजाय कि रोशनी कहाँ से आई, उल्टा सुकून की सांस ली कि अंधेरा तो थोड़ा खत्म हुआ, अब वो पहले से बेहतर देख सकती थी। मान लिविना ने सामने अंधेरे में किसी को खड़ा देखा। लिविना के कदम वही मंजबंद हो गए। उसका सिर्फ आधा वजूद रोशनी में नजर आ रहा था, बाकी जगह रोशनी दम तोड़ रही थी। वो कोई स्याह हेवला था जो चेहरा नीचे को झुकाए खड़ा था। लिविना के पूरे बदन पर कपकपी दौड़ गई। वो बेख्तियार डर कर पीछे हटी तो वहाँ वो किसी भारी वजूद से टकरा गई। खौफ की सर्द लहर लिविना की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। वो सहम कर पीछे मुड़ी तो यहाँ भी कोई हेवला खड़ा था, जिसकी पीठ लिविना की जानिब थी। लिविना लंबी लंबी सांसें लेती हुई उस हेवले के सामने आई ताकि उसका चेहरा देख सके, मगर सामने से भी हेवले की पुष्ट लिविना की जानिब ही थी। वो कोई इंसानी जिस्म था और किसी लड़के का था। लिविना के रोंगटे खड़े हुए। उसको समझने में देर नहीं लगी कि ये कौन हो सकता है। दोनों तरफ से हेवले की पुष्ट देखकर लिविना खौफजदा हो गई। खौफ से उसका बुरा हाल था। वो बार बार इधर उधर देख रही थी ताकि फरार का कोई रास्ता मिल सके कि मान माहौल की गहरी खामोशी में किसी के सीटी बजाने की आवाज उभरी। लिविना का दिल कन पट्टियों में धड़कने लगा। वो पहले से ज्यादा तेजी से इधर उधर मुतलाशी निगाहों से नजरें दौड़ाने लगी ताकि ये जान सके कि सीटी कौन बजा रहा है, लेकिन लिविना को कोई दिखाई नहीं दिया और फिर कुछ देर बाद सीटी की आवाज आना भी बंद हो गई।
माहौल में एक बार फिर गहरा सकूत छा गया। तबीज खामोशी में लीवना अपने सांस लेने तक की आवाज बखूबी सुन सकती थी। वो रूहानसी होने लगी थी। उसका दिल चीखने चिल्लाने और रोने को चाह रहा था। वो बेबस थी। उसे उस पुरहौल अंधेरे में कहीं से भी कोई फरार का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो खड़े खड़े रोने लगी जब भी उसके पीछे से कोई हंसता हुआ तेजी से गुजर गया। लेवना ने बेख्तियार डर कर पीछे देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। लेवना को अपनी बेबसी पर गुस्सा आ गया और उसने किसी भी चीज की परवाह किए बगैर अंधेरे में ही दौड़ लगाती। भागते भागते वो एक कमरे में पहुंची तो यकायक वहां लाइटें अपने आप ऑन हो गई। लेवना चौंक कर रुक गई। उसने अपने आंसू साफ किए और हैरानी से सामने का मंजर देखने लगी। कमरा किसी बार के जैसा मंजर पेश कर रहा था, जहां तमाम लड़के और लड़कियां मुजस्मा बने हुए थे। बार का वेटर हाथ में शराब का ग्लास पकड़े मुजस्मा बना हुआ था। एक लड़की जो कॉल गर्ल मालूम होती थी हाथ में सिगरेट पकड़े बुत बनी हुई थी। कुछ लड़के और लड़कियां आपस में हंसते हुए शराब की बोतलों को हवा में ये एक दूसरे की बोतल के साथ टकरा रहे थे, मगर वो भी बुत बने हुए थे। लीवना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है और कैसे है। लीवना ने सोचा कि क्यों ना वो उन सबको हाथ लगाकर देखे, ये जानने के लिए कि ये सब असली है या वाकई पुतले। लीवना चलती हुई उस वेटर के पास आई जिसके हाथ में ट्रे थी। लीवना ने बड़े ट्रे में पड़ा शराब का गिलास उठाया। गिलास में असली शराब उंडेली हुई थी। लीवना ने गिलास वापस ट्रे में रख दिया और गौर से वेटर को देखने लगी। लीवना ने अपने हाथ से वेटर के गाल को हल्का सा अंदर को धंसाया, मगर उसमें कोई हरकत नहीं हुई। लीवना ने वेटर के सर से टोपी उठाकर उसके गोल्डन बालों को छेड़ा। बाल इंसानों जैसे असली थे। लीवना ने ज्यादा ध्यान ना देकर टोपी वापस उसके सर पर रख दी और आगे बढ़ी। लीवना ने उन लड़के और लड़कियों को देखा जो आपस में शराब की बोतलें टकरा रहे थे, मगर उनके पास ना आई। सब के सब हैरत अंगेज तौर पर इंसानों जैसे थे। लीवना उस लड़की के पास चली आई जिसके हाथ में सिगरेट दबी हुई थी। उसने शॉर्ट स्कर्ट और ब्लाउज के साथ अपने चेहरे पर भारी मेकअप कर रखा था। लीवना कुछ लम्हे उसे गौर से देखती रही। फिर उसने उस लड़की के हाथ से सिगरेट पकड़ा जो सचमुच जल रहा था और आधा पिया हुआ था। लीवना ने सिगरेट बुझाकर एक तरफ फेंक दिया और फिर एक पुरकशिश खूबरू नौजवान की जानी बढ़ी जो मेज पर एक बाजू रखे अकेला ही बैठा हुआ था और बुत बना हुआ था। लीवना उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी कि यकायक उस नौजवान ने अपनी पलकें झपकाई। लीवना सहम कर उठ गई। उसने बाकी सबको भी देखा जो कुछ देर पहले मुजस्मे बने हुए थे। अब उन सब के वजूद में हरकत थी। फिर सब अपने असल रूप में आ गए। वो सब मिडनाइट गैम्बलर्स थे। लीवना का दिल बुरी तरह फड़फड़ाने लगा। हौसला रखो, लीवना के सामने बैठे नौजवान ने कहा, जो जैक्सन था। लीवना उसे पहचान नहीं सकी थी क्योंकि वो पहले से अब कदरे मुख्तलिफ लग रहा था, जिसका मतलब है कि उसने भी बाकियों की तरह रूप बदला था। बैठो, जैक्सन ने संजीदगी से कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। लीवना डरते डरते कुर्सी पर विराजमान हो गई। सब भूतों ने मेज को चारों तरफ से घेर लिया। लीवना, राइट, जैक्सन ने सोचते हुए कहा। लीवना ने बमुश्किल हाँ में सर हिलाया। तुम्हें ये गेम्स खेलना पसंद है? जैक्सन ने पूछा। जी, लीवना ने अटक कर कहा। गुड, क्या खेलें तुम्हारे साथ? जैक्सन ने कहकर जैक की तरफ देखा। जैक ने जैक्सन के कान में कुछ कहा तो जैक्सन की आंखें चमक उठी। पूरे 30 सेकंड हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखेंगे। जिसकी 30 सेकंड से पहले आंखें झपक गई वो हार गया, ठीक है? जैक्सन ने आखिरी लफ्ज पर भवें उचकाई और लीवना ने इस बात में सर हिलाया। और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब, रिकर्ड ने कहा तो घड़ी टिक टिक करना शुरू हो गई। लियोना और जैक्सन एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। 30 सेकंड्स गुजर गए मगर दोनों में से किसी ने भी आंखें न झपकाई। मैं जीत गई, लियोना ने खुशगवार हैरत से कहा और उठकर खड़ी हो गई। जैक्सन ने फौरन से बेशतर लियोना का हाथ पकड़ लिया, जिसके साथ ही लियोना के पूरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। किसने कहा कि तुम जीत गई? हमारे बीच टाई हुआ है, हम में से कोई एक हारेगा तो जीत होगी, जैक्सन ने कहा तो लियोना की रीढ़ की हड्डी में खौफ सरायत कर गया। मैं तुमसे नहीं जीत सकती, तुम एक रूह हो और रूह के लिए आंखें ना झपकाना बहुत आसान काम है। लियोना रोने लगी। चलो फिर हम कोई और गेम खेलते हैं, जैक्सन ने कुछ लम्हे सोचने के बाद कहा। कौन सी गेम? लियोना फौरन बोली। जैक्सन ने अपना एक बाजू मेज पर खड़ा किया और बोला, पंजा लड़ाते हैं। नहीं, तुम रूह हो, तुम में गैर मामूली ताकत है, तुम जीत जाओगे। लियोना पीछे हटते हुए बोली। सॉरी, फिर तुम्हारा मरना ही बनता है, जैक्सन ने कहा और खुद भी खड़ा हो गया। सब ने लियोना को गोल दायरे की शक्ल में घेर लिया और फिर सब बारी बारी एक दूसरे की जानिब उसे धक्का देने लगे। लियोना चीख रही थी और वो सब उसे मार रहे थे। उसके चेहरे पर अपने अपने लंबे नाखूनों से लियोना का चेहरा खून से भीग चुका था। दफातन जैक्सन ने लियोना को पकड़ा, उसकी गर्दन में अपने नोकीले दांत पेवस्त कर दिए। लियोना की चीख बुलंद हुई और उसकी जिंदगी का सफर यहीं तमाम हो गया। फियोना अकेली ही जमीन पर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी कि यकायक किसी ने दाएं जानिब से उसका कंधा थपथपाया। फियोना ने चौंक कर दाएं जानिब देखा। इससे पहले कि वो चीखती, जैक होप्स ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने को कहा। यहाँ छुपी बैठी हो तुम? जैक होप्स की भारी आवाज उभरी। जैक की खूबसूरत सुर्ख और काली जुल्फें उसकी एक आंख पर झुकी हुई थी। उसने फियोना को कंधों से पकड़कर खड़ा किया, जो खौफ से बुरी तरह लरज रही थी। रिलैक्स,
जैक ने गला खनकार कर कहा। उसके बाकी साथी भी नमूदार हो गए, जिन्हें देखकर फियोना दीवार के साथ जा लगी। उसका जिस्म बुरी तरह लरस रहा था और दिल सीना फाड़कर बाहर आने को तैयार था। डरो नहीं, आराम से बताओ, यहाँ से जाना चाहती हो? जैक ने नरमी से पूछा। फियोना ने बमुश्किल इस बात में सर हिलाया। सब भूत जेरे लब मुस्कुराए। तो फिर तुम्हें हमारे साथ एक गेम खेलना होगी, स्टीलियन ने कहा। जानती हूँ, तभी तो तुम लोग मिडनाइट गैम्बलर्स कहलाते हो। अगर मैं जीत गई तो तुम लोग मेरी जान बख्श सकते हो, नहीं भी बख्श सकते। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं हार गई फिर मौत तो पक्की है, फियोना ने नफरत से कहा। सब हंसने लगे। जब सब जानती हो तो अपनी आखिरी ख्वाहिश भी बता दो, रॉबर्ट बोला। फियोना ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में अपने मम्मी डैडी को याद किया। नहीं, मेरी आखिरी ख्वाहिश कोई नहीं, फियोना ने आंखें खोलने के बाद कहा। तो फिर गेम शुरू करें? मर्फी ने पूछा। क्या खेलना होगा? फियोना ने सख्त लहजे में पूछा। सब जिस तरह खड़े थे उसी तरह खड़े रहे, बस कमरे का मंजर बदल गया था। उसकी जगह एक बहुत बड़ा खाली हॉल नुमा कमरा नमूदार हुआ, जिसके वस्त में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मौजूद था। इस पानी के अंदर एक अंगूठी है, वो तुम्हें तलाश करनी है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड्स हैं, जैक होप्स ने बताया। फियोना जानती थी कि उसकी मौत करीब आ चुकी है। वो इतने बड़े पूल में छोटी सी अंगूठी नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है, मुमकिन है जीत ही जाए। यही सोचकर फियोना ने खुद को ज़हनी तौर पर उस मुकाबले के लिए तैयार कर लिया। और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। रोजीन के ऐसा कहते ही फियोना स्विमिंग पूल में कूद गई। घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी थी। सब भूत पूल के किनारे खड़े मुस्कुरा रहे थे। फियोना पूल की एक एक जगह बहुत ध्यान से देख रही थी। पूल बहुत बड़ा था, जिसमें फालतू सामान भी मौजूद था। फियोना को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो उनके हाथों मरने की बजाय सांस रुकने की वजह से मर जाएगी। फियोना ने उनकी होशियारी की दाद दी, क्योंकि उन्होंने पूल में काफ़ी फालतू सामान रखा हुआ था, ताकि अंगूठी बआसानी न मिल सके। कुछ ही लम्हों में टाइम खत्म हो गया और फियोना अंगूठी तलाश करने में नाकाम हो गई। सब भूतों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को आंखों में कुछ कहा और इकट्ठे पानी में कूद पड़े। उन सबको अपनी तरफ आता देखकर फियोना बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हुई, क्योंकि वो अंजाम पहले से जानती थी। यकलख्त पानी से बुलबुले उठे और देखते ही देखते पूरे पूल में खून फैल जाने की वजह से पूरा पूल सुर्ख हो गया। फियोना भी मौत की आगोश में जा सोई। आयरन! अपना नाम सुनकर आयरन ने चौंक कर पीछे देखा। पुकारने वाला स्टीलियन था। आयरन बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हुई, मगर स्टीलियन के पीछे से जब जैक होप्स नमूदार हुआ तो आयरन की सांस ही रुक गई। इसी तरह एक के बाद दीगरे सब भूत बारी बारी एक दूसरे के पीछे से नमूदार हुए। आयरन डर कर दीवार के साथ लग गई। कैसी हो आयरन? जैक ने मुस्कुराते हुए पूछा। आयरन ने कुछ लम्हे जवाब नहीं दिया, फिर कुछ देर तवक्कुफ के बाद बोली। तुम मेरा नाम कैसे जानते? भूतों से इस तरह के बेतुके सवाल पूछा नहीं करते, जैक होप्स ने इत्मीनान से कहा। क्या चाहते हो तुम? आयरन ने अपने डर को काबू करके कहा। एक और बेतुका सवाल, ये बताओ, क्या तुम जुआ खेलती हो? जैक ने आयरन के सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल दाग दिया। शर्त क्या है? आयरन ने संजीदगी से कहा। आयरन जानती थी कि मिडनाइट गैम्बलर्स मारने से पहले कोई खेल खेलने का कहकर जिंदगी देने की झूठी तसल्ली देते हैं, लेकिन देते नहीं, मार देते हैं। ये डाइस, जिसे उर्दू में मानका, सारस, छक्का या फिर पांसा कहते हैं, हम हिलाकर फेंकेंगे। एना इनके ऊपर कपड़ा रख देगी। तुम्हें बताना होगा कि कौन से नंबर आए हैं। जैक ने अपने हाथ पर पड़े 2 डाइस आयरन को दिखाते हुए कहा। आयरन की छठी हिस्स तेज थी। शायद तभी जैक ने इस खेल के लिए आयरन का इंतखाब किया था। आयरन ने सोचा कि उनसे जीतना तो नामुमकिन है, ये नंबर भी तब्दील कर सकते हैं। शायद उसे मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, आयरन ने सोचने के बाद कहा। तुम्हें 30 सेकंड दिए जाएंगे और हम ये डाइस 3 बार फेंकेंगे। और हाँ, याद रखना, दोनों डाइस पर तुम्हारा बताया हुआ नंबर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर तुम कहती हो कि 5 5 10, मगर 6 और 4 आ जाता है तो हम उसे गलत जवाब ही तस्वर करेंगे। टाइटन ने स्पार्ट लहजे में बताया। आयरन को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। ये एक नामुमकिन बात थी। वो सब सीधा सीधा उसे मौत से हमकिनार करना चाहते थे। ये गेम तो महज उनके लिए तफरीक का बाइस थी। आयरन ने बमुश्किल इस बात में सर हिलाया। तैयार हो? एना बोली तो आयरन ने सर को हाँ में जुम्बिश दी। जैक ने अपने हाथ में पकड़े 2 डाइस को अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर हिलाया और जमीन पर फेंक दिया। डाइस घूमते हुए दूर गए और जैसे ही रुके, एना ने उनके ऊपर कपड़ा रख दिया। तुम्हारे ख्याल में क्या नंबर आया होगा? निक ने पूछा। और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। अंजीला की आवाज पर घड़ी टिक टिक करना शुरू हो गई। आयरन दिमाग पर जोर देकर सोच रही थी कि क्या नंबर हो सकता है। उसे इसी तरह परेशान देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। उसकी छठी हिस्स तेजी से काम कर रही थी। 8 नंबर, 1 पे 5 और 1 पर 3। आयरन ने वक्त खत्म होने से पहले जवाब दे दिया। सेलिना ने इशारा किया तो एना ने डाइस पर से कपड़ा उठाया। एक डाइस पर 5 और दूसरे पर 3 नंबर ही मौजूद था। आयरन को खुशगवार हैरत का झटका लगा, जबकि मिडनाइट गैम्बलर्स ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, 2 राउंड अभी और बाकी है।
रोजीन ने गुस्सीले लहजे में कहा, जलो मत, मैं इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हूँ। आयरन ने चिढ़ाने के से अंदाज में कहा। रोजीन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन साइमन के इशारे पर उसने खुद पर काबू रखा। अगले राउंड के लिए तैयार रहो, साइमन ने कहा तो आयरन ने अपनी पूरी तवज्जो खेल की जानिब मबसूल कर ली। जैक्सन ने हाथ की बंद मुट्ठी में डाइस को हिलाया और जमीन पर फेंक दिए। डाइस जब घूमते घूमते रुके तो एना ने ऊपर कपड़ा रख दिया। जल्दी से नंबर बताओ, तुम्हारा वक्त शुरू होता है, स्टैलियन ने कहा और घड़ी टिक टिक करना शुरू हो गई। इस बार सब संजीदगी से आयरन को देख रहे थे, जो अपने जहन से अंदाजा लगाने में महव थी। 4, एक डाइस पर 2 और दूसरे पर भी 2। आयरन ने टाइम खत्म होने से पहले जवाब दिया। एना ने कपड़ा उठाया तो एक डाइस पर 3 और दूसरे डाइस पर 1 नंबर आया था, जिसका मतलब था कि नंबर 4 ही आया था, मगर नंबर्स आयरन के बताए गए नंबर से उलट थे। आयरन परेशान हो गई, जबकि रोजीन कहकहा लगाकर हंसी। आयरन ने उसे गुस्से से घूरा। वो जानती थी कि नंबर्स उसी ने तब्दील किए हैं, मगर ऐसा नहीं था। फाइनल राउंड फैसला करेगा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, रॉबर्ट ने कहा। इस बार मर्फी ने डाइस हिलाकर फेंके। डाइस के रुकने पर एना ने कपड़ा रख दिया। तुम्हारा वक्त शुरू हुआ, अंजीला बोली। घड़ी ने अभी चंद सेकंड ही गुजारे थे कि आयरन ने अपना जवाब दिया था। 6, एक डाइस पर 4 और दूसरे पर 2। चलो देखते हैं, जैक ने कहा तो एना ने डाइस के ऊपर से कपड़ा उठा दिया। जवाब देखकर सब हंसने लगे, जबकि आयरन का दिल डूब गया। 9 नंबर आया था, एक डाइस पर 4 और दूसरे पर 5 आया था। पूरा जवाब ही गलत था। ज्यादा ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं होती, रोजीन ने तंज किया। आयरन की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। कोई आखिरी ख्वाहिश, रिकर्ड ने पूछा। सब आयरन को घेर चुके थे। नहीं, आयरन ने रोते हुए कहा। उसके बाद सब आयरन पर उछल पड़े और उसकी चीखों ने आसमान छू लिया। आयरन भी हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई। कमीला चलते चलते राहदारी में आई, जहां उसके दाएं बाएं कमरों के दरवाजे थे। कमीला एक कमरे के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। कुछ लम्हे तो वो यूं ही खड़ी रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर दरवाजा अंदर को खोल दिया, मगर कमरा अंदर से मुकम्मल खाली था। कमीला ने हैरानी से दरवाजा वापस बंद कर दिया। अभी वो फैसला नहीं कर पाई थी कि वो आगे क्या करे, जब ईमान दूर से आती हुई मौसीकी की आवाज सुनाई दी। कमीला हमतन गोश हो गई। आवाज यहीं कहीं से आ रही थी, मगर मध्यम थी। कमीला बारी बारी हर दरवाजा खोलने लगी, मगर हर कमरा अंदर से खाली था। यूं ही ढूंढते ढूंढते कमीला उस आवाज के करीब पहुंच आई। आवाज पहले से तेज और ऊंची सुनाई देने लगी थी। कोई इंग्लिश फास्ट म्यूजिक चल रहा था। फिर आखिर कमीला वो कमरा ढूंढने में कामयाब हो गई, जिसके अंदर से मौसीकी का शोर सुनाई दे रहा था। कमीला ने कमरे के बाहर खड़े होकर अपना खुश्क गला तर किया और दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। दरवाजा अंदर को खुल गया। अंदर का मंजर देखकर कमीला की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। अंदर किसी नाइट क्लब की जैसा मंजर था। 2-3 लड़कियां स्टेज पर छोटे लिबास जेबतन किए पोल डांस कर रही थी। म्यूजिक मस्त कर देने वाला था कि कमीला का भी दिल झूमने को चाहा, मगर उसने खुद को इस हरकत से बाज रखा। काफी लड़के, जो पहनावे के एतबार से गुंडे किस्म के मालूम हो रहे थे, मुंह में सिगरेट दबाए मेज पर बैठे ताश खेलने में मसरूफ थे। बाकी कुछ लड़के पीने पिलाने में मसरूफ थे, तो कुछ लड़कियों का पोल डांस देखने में। कमीला को उन सबको यहाँ देखकर बेहद हैरानी हो रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। एक लड़का, जिसकी पुश्त कमीला की जानिब से सबसे बेनियाज चुपचाप खड़ा था, वो बाकी लड़कों की तरह ना ही लड़कियों पर तबसरे कर रहा था और ना ही उन पर नोटों की बरसात कर रहा था। कमीला को वो सब में सबसे भला मालूम हुआ। उसे सोचा क्यों ना उससे मदद की दरख्वास्त करे। यही सोचते हुए कमीला उसकी जानिब बढ़ी और जाकर उसका कंधा तपाया। सुनिए, कमीला की आवाज पर उस लड़के ने मुड़कर देखा तो कमीला बेख्तियार डर कर पीछे हट गई। वो मासूम चेहरे और मासूम निगाह से कमीला को देखने वाला लड़का जैक होप्स था। अचानक वो लड़कियां जो कुछ देर कबल पूल डांस कर रही थी, वो सब अपनी जगह से गायब हो गई। कमीला ने डर कर अपने चारों तरफ देखा। सब कुछ गायब हो गया था। अगर कोई कमरे में मौजूद था तो वो खुद थी और मिडनाइट गैम्बलर्स थे। कमीला डर कर एक तरफ को सिमट गई। सब भूत कमीला को बहुत दिलचस्पी से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। मैडम, आपने मुझे बुलाया था, जैक ने अपने खूबसूरत चेहरे पर दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट सुझाकर कहा। कमीला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खौफ से कांप रही थी। जैक, क्यों ना इसके साथ कुछ अलग और दिलचस्प खेला जाए, रिकर्ड ने कहा। ऐसा क्या, तुम ही बताओ, जैक्सन बोला। ये फैसला जैक ही करेगा, रिकर्ड ने जवाब दिया। जैक ने अपनी पूरी टीम को आंखों ही आंखों में कुछ कहा तो सबने हाँ में सर हिलाकर रजामंदी जाहिर कर दी। तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ बहुत ही जबरदस्त गेम खेलेंगे, जैक ने कहते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखे। क्यों, कमीला ने हैरत से पूछा। तुम्हें अपनी जान नहीं बचानी क्या, स्टैलियन ने कहा। क्या मतलब, कमीला ने उलझते हुए कहा। मतलब साफ है, तुम्हें हमारे साथ एक गेम खेलना होगी। अगर तुम जीती तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, अगर हारी तो तुम जिंदा नहीं रहोगी, टाइटन ने संजीदगी से कहा। कमीला काफी देर उन सबको देखते हुए सोचती रही, फिर जैसे कुछ सोचकर बोली, क्या खेलना होगा। गुड, अब काम का सवाल किया है, रॉबर्ट ने कहकर जैक को देखा। रॉबर्ट की नजरों का जाविया समझकर जैक ने अपने हाथ का इशारा एक तरफ किया तो वहां दीवार पर एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर नमूदार हुई, जिसमें रात के खौफनाक अंधेरे में बारिश हो रही थी। तस्वीर में एक लड़की लड़के के हाथों में बेसुध पड़ी थी और उसकी गर्दन पीछे को ढलकी हुई थी। लड़की के पेट से बहता खून बारिश के
बाइस दूर तक फैल गया था। लड़के की सफ़ेद शर्ट भी लड़की के खून से तर थी और उसकी आंखों से बहते आंसू बारिश के कतरों से मिल रहे थे। लड़के के चेहरे पर निहायत कर्ब के आसार थे। साफ जाहिर था कि वो लड़की उसके दिल के बहुत करीब थी, जिसके मर जाने से उसे गहरा शौक लगा था। तस्वीर के पीछे का मंजर किसी वीरान सड़क का था। मुसव्विर ने यह शाहकार तस्वीर बेहद मेहनत से तख्लीक की थी। तस्वीर में रंगों के खूबसूरत इम्तजाज की वजह से तस्वीर हकीकत से बेहद करीब मालूम होती थी। यूँ मालूम होता था जैसे उस तस्वीर को बनाने वाले ने अपने तमाम एहसासात उस तस्वीर में मुंतकिल कर दिए हों। कमीला तस्वीर को बहुत गौर से टिकटिकी लगाए देख रही थी। वो तो जैसे उस तस्वीर में खो गई थी। उस खूबसूरत और उदास तस्वीर ने उसके अपने दिल को भी उदास कर दिया था। इस दर्द में डूबी तस्वीर ने उसके दिल पर बहुत असर किया था। कमीला शायद मजीद तस्वीर को देखती, लेकिन जैक की आवाज़ ने उसकी महवियत को तोड़ दिया। वो तो तस्वीर में खोकर ये भूल ही गई थी कि उसके आसपास किस कदर खतरनाक लोग मौजूद हैं। गौर से देख लो जितना मर्जी इस तस्वीर को, क्योंकि इस तस्वीर के जरिए तुम्हें ये गेम जीतना है। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जैक कह कर एक कुर्सी पर बैठ गया और टांग पर टांग चढ़ा ली। गौर से देखो इस तस्वीर को। जैक ने आंखों से तस्वीर की तरफ इशारा किया। कमीला ने तस्वीर की जानिब देखा। ये लड़का इस लड़की से बहुत प्यार करता था। ये जो लड़की इसकी बाहों में मर चुकी है उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये लड़की भी इस लड़के को बहुत चाहती थी। दोनों एक दूसरे की मुस्कुराहट के दीवाने थे, एक दूसरे की आंखों पर मरते थे, जिनमें एक दूसरे के लिए बेपनाह सच्चाई थी। दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार झलकता था। दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे, लेकिन इनके घर वालों को इनका ये प्यार मंजूर नहीं था। उस रात ये लड़की अकेली ही अपने घर को जा रही थी। उसको अपने पीछे मुसलसल किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। लड़की ने अपने फ़ोन से उस लड़के को मैसेज किया कि मौसम बहुत ख़राब है और वो अकेली है, जिस वजह से उसे खौफ का एहसास हो रहा है, लिहाजा वो उसे लेने के लिए आ जाए। जवाब में उस लड़के ने मैसेज किया कि वो जहाँ है वहीं उसका इंतजार करे, वो कुछ देर में पहुँचता है। ये नवंबर की गहरी स्याह रात थी। बारिश अपने जोरों पर थी। लड़के को पहुँचने में देर हो गई। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसकी ज़िंदगी वीरान हो चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में तन्हाई का दौर शुरू हो गया था। वो घड़ी उसके लिए क़यामत जैसी थी। उसका प्यार ज़मीन पर मरा पड़ा था। ये उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। लड़की के पेट में खंजर पैवस्त जो कोई अजनबी शख्स मार गया था। लड़के ने रोते हुए वो खंजर निकाल फेंका और उसे बाहों में लिए मोतियों जैसे आंसू बहाता रहा। वो लड़का दिल और दिमाग के बीच की जंग का मुकाबला कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या, क्यों और कैसे हो गया और उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ। वो दीवानों की तरह खुद से ही सवाल कर रहा था। वो बस रोता चला गया और अपनी बाहों में लिए अपने प्यार को आवाज़ें देता रहा, लेकिन उसे ना आना था, ना ही वो आई। वो उससे बहुत दूर जा चुकी थी। उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए उदासी का गहवारा बन गई थी। लड़के ने भी खुद से अहद किया कि वो मरते दम तक सिर्फ उससे ही चाहेगा। बाद में पता चला कि उस लड़की को मारने वाले उसके अपने ख़ानदानी लोग थे। उन्होंने उसकी शादी उस लड़के से करवाने की बजाय उसे मार देना पसंद किया, जबकि उस लड़के में कोई बुराई या कोई कमी नहीं थी। बाद में वो लड़का भी मर गया। जैक ये कहकर चुप हो गया तो कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे कमरे में कोई मौजूद ही ना हो। कमीला की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जानती थी कि जैक होप्स ने अपनी कहानी सुनाई है। उसे जैक से हमदर्दी हुई, क्योंकि उसके सीने में भी किसी के लिए दिल धड़कता था। जैक कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उस तस्वीर पर और मेरी सुनाई हुई कहानी के लफ्जों पर ध्यान से गौर करो। उन्हीं में शहर आफाक जर्मन बैंड के 14 गानों के टाइटल छुपे हैं। वो मिक्स बैंड के गाने हैं। ये तुम्हें खुद ही अंदाजा लगाना है। यही है तुम्हारा इम्तिहान। अगर तुम सही जवाब तलाश करने में कामयाब रही तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, अगर नहीं तो सॉरी। जैक ने पूरी बात मुकम्मल कर ली। टाइटन रेत की एक घड़ी निकाल कर सामने रख दी और बोला, जब तक ये सारी की सारी रेत नीचे नहीं गिर जाती तब तक तुम्हारे पास वक्त है। जब सारी रेत नीचे आ गई तो तुम्हारा वक्त खत्म। ऐसी कोई बात जो तुम्हें कुछ समझ ना आई हो? स्टैलियन ने संजीदगी से पूछा। नहीं, कमीला ने धीमी आवाज़ में कहा। गुड, तो ठीक है, फिर हम तुम्हें तब मिलते हैं जब ये सारी रेत नीचे गिर जाएगी। जैक्सन ने कहा तो सब जाने के लिए तैयार हो गए। रुको, कमीला ने जल्दी से कहा। क्या हुआ? रॉबर्ट ने पूछा। रॉबर्ट को नज़रअंदाज करके कमीला जैक से मुखातिब हुई। तुम लोग तो जा रहे हो। अगर मैं रेत गिरने से पहले जवाब तलाश करने में कामयाब हो गई तो तुम लोगों को कैसे पता चलेगा? क्या मुझे तुम लोगों को आवाज़ देना होगी? कमीला की बात पर सब भूतों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। इसकी फिक्र ना करो और अपनी गेम पर ध्यान दो, जैक ने कहा तो सबके सब वहाँ से गायब हो गए। अब सिर्फ कमीला कमरे में अकेली रह गई। लिज़ा अकेली ही चलती जा रही थी कि यकायक किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। लिज़ा। लिज़ा बेख्तियार अपना नाम सुनकर डर कर रुक गई। आवाज़ मर्दाना थी। लिज़ा ने डरते डरते पीछे देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। लिज़ा ने इधर उधर देखा, मगर कहीं भी कोई नहीं था। चारों तरफ किसी को ना पाकर लिज़ा वहशतज़दा हो गई।
वो डर कर भागने लगी तो उसे एक बार फिर आवाज सुनाई दी, लीजा। लीजा ने आवाज की सिमत देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। लीजा बार बार इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी मगर कहीं भी कोई नहीं था। फिर अचानक से मुख्तलिफ आवाजें लीजा का नाम पुकारने लगी। लीजा सहम कर ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे देख रही थी मगर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी जो लीजा लीजा पुकार रही थी। लीजा ने बेबसी से अपने कानों पर हाथ रख लिया और जोर से चीखी, चुप हो जाओ, जो कोई भी हो सामने आओ। यक लख्त आवाजें आना बंद हो गई। लीजा ने थोड़ी देर बाद कानों से हाथ हटाए। अब किसी किस्म की कोई आवाज नहीं थी। लीजा लंबे लंबे सांस लेती हुई इधर उधर देख रही थी। जब ही स्टैलियन ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया। लीजा की तो चीख ही निकल गई। स्टैलियन ने उसका बाजू पकड़कर जोर से दबाया तो उसकी आवाज गले में दब गई। स्टैलियन ने लीजा को गर्दन की तरफ से सूंघ कर कहा, खुशबू अच्छी है, मुझे हाथ मत लगाओ। लीजा ने चीख कर एक झटके से खुद को स्टैलियन की ग्रिप से छुड़ाया। बहुत चीखती हो तुम। जैक अपना कान मसलते हुए हाजिर हुआ। बाकी सब भी लीजा के सामने आ चुके थे। 14 भूतों की टीम को अपने सामने देखकर लीजा की हवाइयां उड़ने लगी। हम ना ही तो तुम्हारा वक्त जाया करने चाहते हैं ना ही अपना, इसलिए सीधे मौजू पर आते हैं। तुम जानती हो कि हमें क्या चाहिए? अगर नहीं जानती तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, जैक ने कहा। लीजा ने कोई जवाब नहीं दिया तो जैक ने सिलसिला कलाम दोबारा जोड़ा। हम तुम्हारे साथ गेम खेलेंगे। अगर तुम जीती तो तुम बच सकती हो, अगर तुम हारी तो हम वो करेंगे जो हमें करना है, जैक ने कहा। कैसी गेम खेलनी होगी? लीजा ने पूछा। ताश खेलती हो? साइमन ने पूछा। हाँ, लीजा ने मुख्तसर जवाब दिया। तो फिर हम वही खेलेंगे, साइमन ने कहा और फिर चलता हुआ टाइटन के पास आया और उसके कान में जाकर बोला, यार मैं बोर हो गया हूँ इन लड़कियों के साथ खेलते हुए, चलो कहीं और चलते हैं। बकवास बंद करो अपनी, वरना घूंसा मारूंगा तेरे मुंह पर। टाइटन ने गुस्से से कहा। चल जा और ताश खेल उसके साथ। साइमन को भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अपनी जैकेट का कॉलर ठीक किया और गेम खेलने के लिए चला गया। जैक्सन ने टेबल और 2 कुर्सियां लगाईं। एक कुर्सी पर साइमन विराजमान हो गया और साइमन के सामने वाली कुर्सी पर लीजा विराजमान हो गई। हम रंग खेलेंगे, साइमन ने कहा। जैक्सन ने स्टील के किसी औजार से 2 पत्ते लीजा को दिए और 2 साइमन को दिए। दोनों ने अपने अपने हाथ में लिए और उन्हें देखने लगे। 7, लीजा ने अपने पत्ते सामने रखते हुए कहा। साइमन मुस्कुराया और उसने भी अपने पत्ते सामने रखते हुए कहा। 9, जैक्सन ने एक बार फिर दोनों के सामने पत्ते रखे। 7, लीजा ने पत्ते देखने के बाद कहा। 7, साइमन ने भी अपने पत्ते सामने रखे। दूसरा राउंड टाई हो गया। लीजा बोली, तो क्या हुआ? तीसरा राउंड अभी बाकी है जो कि आखिरी है। जैक्सन ने एक बार फिर दोनों में पत्ते तकसीम किए। इस बार भी साइमन जीत गया तो लीजा उठी और चीख कर बोली, तुमने जरूर चीटिंग की है। हार जाने पर हर कोई यही कहता है, साइमन ने कहकर कंधे उचकाए और दरमियान में हाल टेबल यूं उठाकर दूर फेंकी जैसे जमीन से दरख्त उखाड़ दिया हो। लीजा के पूरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वो जान बचाने के लिए पीछे को भागी और सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैक ने लीजा का पांव पकड़ लिया और अपनी तरफ पीछे को खींचा। लीजा सीढ़ियों से रगड़ते हुए जमीन पर आ गिरी। उसने उठने की कोशिश की मगर उससे उठा ना गया। उसे सब कुछ धुंधला और घूमता हुआ दिखाई देने लगा था। लीजा ने धुंधली आंखों से देखा कि सब भूत उस पर झुक गए हैं। उसके बाद वो कब दुनिया से नाता तोड़ गई उसे पता ही न चला। कमीला तस्वीर पर और जैक के लफ्जों पर न जाने कितनी बार गौर कर चुकी थी मगर फिर भी सही जवाब तलाश करने से कासिर। ग्लास में रेत अभी कुछ ही नीचे गिरी हुई थी। कमीला अपना सर पकड़कर बैठ गई। पहले तो उसे ये गेम बहुत आसान लग रही थी क्योंकि मौसीकी का कमीला को बहुत शौक था, लेकिन खेलते हुए उसे पता चला कि ये गेम इतनी भी आसान नहीं जितनी वो समझ रही थी। कमीला अपना सर घुटनों में दिए बैठी थी कि यकायक उसके दिमाग में न जाने ऐसा क्या आया कि उसने अपना सर जल्दी से ऊपर उठाया और तस्वीर को गौर से देखने लगी। उसे जैक की कही हुई बात याद आई। मेरे लफ्ज़ों और इस तस्वीर में शोहरा आफाक जर्मन बैंड के 14 गाने छुपे हुए हैं। जर्मन बैंड के गाने, कमीला ने खुद कलामी की। जर्मन बैंड का ख्याल आते ही कमीला के दिमाग में झट से मॉडर्न टाइकिंग का ख्याल आ गया। मॉडर्न टाइकिंग भी शोहरा आफाक शोहरत की हामिल थी। कमीला उठकर खड़ी हो गई और तस्वीर के पास चली गई। कमीला तस्वीर और जैक के अल्फाज को मॉडर्न टाइकिंग के गानों के टाइटल से मिलाने लगी मगर मॉडर्न टाइकिंग तस्वीर और जैक के लफ्जों पर फिट नहीं बैठ रही थी। कमीला ने सोचा कि मॉडर्न टाइकिंग के सब गाने तो रोमांटिक हैं, उनमें दर्द और उदासी नहीं है और फिर उनके टाइटल भी कहीं से भी नहीं मिल रहे। इस ख्याल के तहत कमीला ने दिमाग से मॉडर्न टाइकिंग का ख्याल निकाल दिया। जैक की कहानी और तस्वीर चूंकि उदास थी लिहाजा कमीला को किसी ऐसे जर्मन बैंड की तलाश थी जिसके गाने उदास हों और दर्द भरे हों। कमीला दिमाग पर जोर देने लगी कि आखिर किस बैंड को मद्देनजर रखते हुए जैक ने ये तस्वीर और अपनी कहानी सुनाई है। काफी देर सोचने के बाद कमीला को एक और जर्मन बैंड याद आया। उस बैंड का नाम हेड बॉयज ब्लू था। उनका ख्याल आते ही कमीला को थोड़ी उम्मीद नजर आई क्योंकि उनके गाने उदास थे, लेकिन जब कमीला बैड बॉयज ब्लू के गानों के टाइटल तस्वीर और जैक की कहानी से मिलाने लगी तो फिर से मायूसी हो गई। बैड बॉयज ब्लू भी गलत जवाब था
कमीला ने सोचा कि जैक ने ये नहीं बताया कि बैंड पुराना है या नहीं या नया। इस तरह तो बहुत बैंड होंगे और वो पता नहीं लगा पाएगी। रेत अब आधी नीचे गिर चुकी थी। कमीला पहले से ज्यादा फिक्रमंदी से इधर उधर टहलने लगी। कमीला ने इतना शुक्र किया कि आखिर जैक ने बता तो दिया कि बैंड किस मुल्क का है। शोहरा आफाक है और एक मुकम्मल बैंड है, ना कि कोई सोलर सिंगर है। अगर वो इतना भी ना बताता तो शायद वो बिल्कुल भी यहाँ तक ना पहुँच पाती, क्योंकि वो खुद एक अमेरिकी लड़की थी और अमेरिकन बैंड गिनती से बाहर थे। यूं ही टहलते टहलते कमीला को साइलेंट सर्कल बैंड का ख्याल आया, जो 3 लड़कियों पर मुश्तमिल जर्मन बैंड था। कमीला ने तस्वीर को देखते हुए उनके गानों के टाइटल याद किए और जैक की कहानी पर गौर किया, मगर उसकी कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई। कमीला रूहानी हो गई। पहले पहल तो उसे ये खेल बहुत दिलचस्प और मजेदार लग रहा था, मगर अब उसे पता चला कि दिलचस्प और मजेदार क्या होता है, वो भी जब जान पर बनी हो। कमीला ने इससे पहले अपनी जिंदगी में इतना कभी नहीं सोचा था जितना आज सोच रही थी। सोच सोच कर उसका सर दर्द करने लगा था। कमीला आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेशानी मसल रही थी कि मान एक ख्याल के आते ही वो वहीं बुत बन गई। उसका हाथ अपनी पेशानी पर ही रुक गया। उसने नजरें उठाकर तस्वीर को देखा और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। शोहरा आफाक जर्मन बैंड। कमीला कहती हुई तस्वीर के पास आई, उसे गौर से देखने लगी, जिसके साथ ही उसे जैक के अल्फाज याद आने लगे। कमीला मुस्कुराए कि ख्वामख्वाह उसने अपना सर खपाया। पहले क्यों नहीं उसे इस ज़बरदस्त बैंड का ख्याल आया, जिनकी मौसीकी अच्छों को अपने सुर में जकड़ लेती है कि इंसान झूमने तक को मजबूर हो जाता है। और वो ज़बरदस्त शाहकार शोहरा आफाक जर्मन बैंड इनिग्मा, जिनकी मौसीकी और आवाज़ों से दर्द झलकता था। कमीला एक बार फिर से तस्वीर को देखते हुए जैक की कहानी पर गौर करने लगी। ये लड़का उस लड़की से बहुत प्यार करता था। ये जो लड़की उसकी बाहों में मर चुकी है उसकी गर्लफ्रेंड है। ये लड़की भी उस लड़के को बहुत चाहती थी। दोनों एक दूसरे की मुस्कुराहट के दीवाने थे। यहाँ तक सोचने के बाद कमीला धीमी आवाज में खुद से बोली, एक दूसरे की मुस्कुराहट के दीवाने थे। लाइट ऑफ योर स्माइल इंगमा के गाने का टाइटल यहाँ फिट हो गया था, यानी कमीला ने गेम की पहली कड़ी हल कर ली थी। कमीला को मजीद हौसला हुआ, क्योंकि वो जान गई थी कि जर्मन बैंड इंगमा ही है और इन्हीं के गानों के टाइटल इसमें छुपे हैं। उसे इस बैंड के तमाम गाने याद थे, क्योंकि वो खुद भी उनकी बहुत बड़ी मदाह थी। वो दिल ही दिल में अपनी जीत पर खुश हुई। कमीला ने आगे सोचना शुरू किया। एक दूसरे की आंखों पर मरते थे, जिनमें एक दूसरे के लिए बेपनाह सच्चाई थी। दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार चमकता था। दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। ये याद आने के बाद कमीला गानों के टाइटल याद करने लगी और अगले ही लम्हे उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही, क्योंकि वो 3 और टाइटल ढूंढने में कामयाब हो गई थी। एक दूसरे की आंखों पर मरते थे, जिनमें एक दूसरे के लिए बेपनाह सच्चाई थी। दी आईज ऑफ ट्रुथ, दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार चमकता था। लव लाइट इन योर आईज, एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। इन द शेडो इन द लाइट, कमीला की आंख में खुशी की नमी उतर आई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा, क्योंकि वो जीत से अभी बहुत दूर थी। कमीला जैक के अल्फाज याद करने लगी, लेकिन दोनों के घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस रात की लड़की अकेली ही अपने घर को जा रही थी। उसको अपने पीछे मुसलसल किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। कमीला ने लफ्जों पर बहुत गौर किया, मगर उस बैंड का कोई गाना यहाँ फिट नहीं होता था। कमीला ने तस्वीर में से भी कोई ऐसी चीज तलाश करने की कोशिश की जो उनके गाने के टाइटल के साथ मिलती हो, लेकिन उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। कमीला आगे सोचने लगी। लड़की ने अपने फोन से उस लड़के को मैसेज किया कि मौसम बहुत खराब है और वो अकेली है, जिस वजह से उसे खौफ का एहसास हो रहा है, लिहाजा वो उसे लेने के लिए आ जाए। जवाब में उस लड़के ने मैसेज किया कि वो जहाँ है वहीं उसका इंतजार करे, वो कुछ देर में पहुंचता है। इतना याद करने के बाद कमीला उन लफ्जों के साथ गानों के टाइटल जोड़ने लगी। चूँकि इन अल्फाज में मैसेज का जिक्र हुआ था, इसलिए कमीला ये पहेली भी हल करने में कामयाब हो गई। उस बैंड का गाना मैसेज फ्रॉम लव इस जगह फिट बैठता था। कमीला ने दिल ही दिल में खुद को शाबाश दी और आगे सोचने लगी। ये नवंबर की गहरी स्याह रात थी। बारिश अपने जोरों पर थी। ये सोचते हुए कमीला को यकदम झटका सा लगा। उसने चौंक कर तस्वीर की तरफ देखा। तस्वीर में भी रात का मंजर था और बारिश हो रही थी। कमीला खुशी से फूले नहीं समाई। उसने खुद को कोसा भी कि पहले उसने तस्वीर में बारिश पर गौर क्यों नहीं किया। तस्वीर और जैक के अल्फाज को मद्देनजर रखते हुए उनका गाना नवंबर और रेन यहाँ फिट आता था। कमीला ने 7 गाने तलाश करके गेम तकरीबन आधी हल कर ली थी। अब उसे मजीद 7 गानों की तलाश थी। कमीला ने गहरी सांस ली और आगे याद करने लगी। लड़के को आने में देर हो गई। जब वो वहाँ पहुंचा तो उसकी जिंदगी वीरान हो चुकी थी। उसकी जिंदगी में तन्हाई का दौर शुरू हो गया था। वो घड़ी उसके लिए क़यामत जैसी थी। उसका प्यार जमीन पर मरा पड़ा था। ये उसके जहन के लिए बहुत बड़ा सदमा था। लड़की के पेट में खंजर पेवस्त था जो कोई अजनबी शख्स मार गया था। लड़के ने रोते हुए वो खंजर निकाल फेंका और उसे बाहों में लेकर मोतियों जैसे आंसू बहाता रहा। इतना याद करने के बाद कमीला तस्वीर को देखने लगी जिसमें लड़के ने लड़की को अपनी बाहों में लिया हुआ था। दोनों का लिबास खून से तर था और लड़का उसे देखते हुए रो रहा था। कमीला ने बहुत गौर किया और आखिरकार वो एक और टाइटल ढूंढने और निकालने में कामयाब हो गई। उसकी जिंदगी में तन्हाई का दौर शुरू हो गया था। एज ऑफ लोनलीनेस।
कमीला का दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन जब उसने घड़ी की तरफ देखा तो उसकी खुशी गायब हो गई। उल्टा वो पहले से ज्यादा फिक्रमंद हो गई, क्योंकि घड़ी में रेत अब कुछ ही लम्हों में मुकम्मल गिरने वाली थी। कमीला ने जल्दी जल्दी लफ्जों पर गौर करना शुरू किया और उस तरह वो 3 और टाइटल तलाश करने में कामयाब हो गई। ये उसके जहन के लिए बहुत बड़ा सदमा था। TNT फॉर द ब्रेन, लड़की के पेट में खंजर बेबस था जो कोई अजनबी शख्स मार गया था। साइलेंट वॉरियर, लड़का उसे अपनी बाहों में लेकर मोतियों जैसे आंसू बहाता रहा। क्रिस्टल टीयर्स, ये 3 टाइटल ढूंढ निकालने के बाद कमीला ने एक बार फिर घड़ी की जानिब देखा, जहां उतना वक्त हो गया था कि वो मजीद कुछ ही टाइटल तलाश कर सकती थी। कमीला ने बिना वक्त जाया किए आगे सोचना शुरू किया। लड़का दिल और दिमाग के बीच की जंग का मुकाबला कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या, क्यों और कैसे हो गया, और उसी के साथ ऐसा क्यों हो गया। वो दीवानों की तरह खुद से ही सवाल जवाब कर रहा था। वो बस रोता चला गया और अपनी बाहों में लिए अपने प्यार को आवाज़ें देता रहा, लेकिन उसे ना आना था, ना ही वो आई, और वो इससे बहुत दूर जा चुकी थी। उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए उदासी का गहवारा बन गई थी। उस लड़की ने उसके प्यार में अपनी जान दे दी थी। उसने भी खुद से अहद किया कि वो मरते दम तक सिर्फ उसे ही चाहेगा। तमाम कहानी मुकम्मल होने के बाद कमीला ने दोबारा घड़ी की तरफ देखा, जहां अब कुछ देर में ही टाइम खत्म होने वाला था। कमीला जल्दी जल्दी तस्वीर और अल्फाज पर गौर करने लगी। वो लड़का दिल और दिमाग के बीच की जंग का मुकाबला कर रहा था, बिटवीन माइंड एंड हार्ट। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों, क्या और कैसे हो गया। वाई, उसने भी खुद से अहद किया कि वो मरते दम तक सिर्फ उसे ही चाहेगा। आई विल ऑलवेज लव यू टिल माई डाइंग डे। कमीला ने पूरे 13 गाने तलाश कर लिए थे, बस एक आखिरी गाना रह गया था। कमीला दिमाग पर जोर देने लगी कि आखिर उससे कौन सा गाना रह गया है। उसने तो तमाम अल्फाज पर गौर से ध्यान दिया था। यही सोचते सोचते यकदम कमीला के दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह कूदा। कमीला ने तस्वीर को देखा जो बहुत ही उदास थी, और फिर साथ ही कमीला को वो अल्फाज याद आए। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए उदासी का गहवारा बन गई थी। कमीला खुश हो गई। उसने सोचा आखिर उसने वही गाना छोड़ दिया जो कि उनका सबसे शोहरा आफाक गाना था, सैडनेस। इसके साथ ही घड़ी में रेत मुकम्मल गिर गई और तस्वीर समेत घड़ी भी गायब हो गई। कमीला ने चौंक कर पीछे देखा। मिडनाइट गैम्बलर्स की पूरी टीम नमूदार हो चुकी थी। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, टाइटन ने कहा। तो कमीला जल्दी से बोली, जैक, मैंने गेम हल कर ली है। मैंने इंगमा के तमाम 14 गाने ढूंढ निकाले हैं। इंगमा का नाम सुनकर तमाम भूतों ने हैरत से चौंक कर जैक की तरफ देखा, जो खुद भी हैरानी की तस्वीर बना खड़ा था। वो सब इसलिए हैरान थे क्योंकि ये अब तक की सबसे मुश्किल गेम थी जो उन्होंने लड़कियों के साथ खेली थी, और वो यही समझ रहे थे कि कमीला ये गेम हार जाएगी। मगर यहाँ तो नतीजा ही उनके बरक्स था। जब कोई कुछ नहीं बोला तो कमीला ने खुद ही अपनी उंगलियों पर गिनकर तमाम 14 गानों के टाइटल्स उन्हें बता दिए, जिन्हें सुनकर तमाम भूतों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। यार, ऐसा कैसे हुआ? ये कैसे जीत गई? टाइटन ने जैक के कान में सरगोशी से अंदाज से कहा। जैक अभी कुछ कहने ही वाला था कि कमीला बीच में बोल पड़ी। क्या मैं जा सकती हूँ जैक? क्योंकि मैं जीत गई हूँ। तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम जान बख्श दोगे। कमीला के ऐसा कहने पर सब भूतों ने जैक की तरफ देखा कि न जाने अब वो क्या फैसला करे। सॉरी, मैंने गलत कहा था। जैक के संजीदगी से ऐसा कहने पर कमीला हैरान रह गई। जैक ने सबको आंखों का इशारा किया तो वो सब कमीला को तन्हा छोड़कर वहां से गायब हो गए। कमीला चीखती चिल्लाती रह गई, बस बहुत हो गया। तुम लोगों को यहाँ रुकना है तो रुको, मैं अब यहाँ एक और मिनट नहीं रुकने वाला। मैं कहीं और जा रहा हूँ। साइमन ने गुस्से से कहा। क्या मौत पड़ी है तुम्हें यहाँ? स्टैलियन ने बेजारी से कहा। मिडनाइट गैम्बलर्स हॉल में उस वक्त अकेले ही इकट्ठे हुए थे जब ही साइमन ने गुस्से से वो बात कह दी जो वो काफ़ी देर से कह रहा था, मगर उसकी बात पर कोई कान नहीं धर रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया था। बस मैं अब बोर हो गया हूँ इन लड़कियों के साथ खेलते खेलते, साइमन ने उकता कर कहा। जैक फैसला करेगा कि हमें अब क्या करना चाहिए क्योंकि वो हमारी टीम का बॉस है। एना साइमन से कहकर जैक से मुखातिब हुई। जैक भाई, आप ही बताएं कि अब हम क्या करें? कितनी लड़कियां मार चुके हैं हम? जैक ने कुछ सोचने के बाद कहा। 7, रॉबर्ट ने जवाब दिया। और कितनी लड़कियां बाकी हैं? जैक ने फिर पूछा। 7, मर्फी ने जवाब दिया। मुझे नहीं पता, चलो यहाँ से। उनके साथ खेलने का जरा भी मजा नहीं आया। साइमन बच्चों की तरह अपनी जिद पर कायम था। साइमन की ऐसी हालत देखकर जैक के लबों पर दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट आई। ठीक है, जैसा मेरा भाई कहे, जैक ने साइमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो साइमन खुशी से फूले नहीं समाया। लेकिन एक आखिरी गेम खेलकर जाएंगे हम यहाँ से, और वो गेम हम पूरी 7 लड़कियों के साथ खेलेंगे, जैक ने कहा। ऐसी कौन सी गेम है? सेलिना ने पूछा। वही गेम जिसको खेलने के लिए हमने कमीला, एमिली और लॉरेन को वक्ती जिंदगी दी। जैक के कहने पर सब ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और फिर जैक ने सबको गेम के मुतालिक बताया। गुड आइडिया ब्रदर, रोजीन ने गेम के मुतालिक सब जान लेने के बाद कहा। निक और अंजिला कहाँ हैं? स्टैलियन ने पूछा। तो रॉबर्ट ने आंखों से उनकी तरफ इशारा किया जहाँ निक और अंजिला बेखबर प्यार करने में मसरूफ थे। कभी तो बस कर जाया करो, जब देखो जहाँ देखो शुरू हो जाते हो। जाओ और जाकर उन 7 लड़कियों को लेकर आओ, जैक ने डांटते हुए कहा। दोनों चुपचाप गायब हो गए और बाकी सब कुर्सियों पर बैठकर इंतजार करने लगे।
थोड़ी ही देर गुजरी थी कि निक और एंजिला लॉरेन और एमिली को लेकर हाजिर हुए। एमिली को देखते ही टाइटन का मूड ऑफ हो गया। लॉरेन, एमिली ने खुशगवार हैरत से कहा। एमिली, लॉरेन ने भी कहा और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। बहनों का प्यार देखकर सब भूतों ने बारी बारी एक दूसरे को देखा। टाइटन, मैं जीत गई थी, इसलिए हमें जाने दो, एमिली ने टाइटन से कहा। मेरा दिमाग मत खराब करो, टाइटन ने गुस्से से कहा तो जैक ने फौरन टाइटन के कंधे पर हाथ रख दिया ताकि वो पुरसुकून हो जाए। चुपचाप खड़ी रहो तुम दोनों, रिकर्ड ने नफरत से कहा। निक और एंजिला गायब हो गए और थोड़ी देर बाद अपने साथ लिंडसी और सिडनी को लेकर हाजिर हुए। चारों सहेलियां एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद निक और एंजिला क्रिस्टन और लिंडा को ले आए, फिर आखिर में कमीला को लेकर आए। पूरी 7 लड़कियां उनके सामने खड़ी थी। जैक कुर्सी का अगला हिस्सा पीछे की जानिब करके उस पर बैठा हुआ था। उसे सर पर टोपी पहनी हुई थी जिसका छज्जा उसने पीछे को किया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी सुर्ख रंग की कुछ जुल्फे टोपी से बाहर झांक रही थी। कमीला ने जैक को देखते हुए कहा, जैक, मैं जीत गई थी, अब हमें जाने दो। जैक कमीला की बात को नजरअंदाज करके मुंह में च्युइंगम चबाते हुए बोला, सिर्फ तुम 7 बची हो, बाकी सबको हमने मौत की नींद सुला दिया है। जैक की बात सुनकर सब लड़कियों ने एक दूसरे को देखा कि कौन कौन जिंदा है। उन्हें अपनी बाकी सहेलियों के खो जाने का दिली दुख था। यहाँ से जाने के बाद तुम सबको एक आखिरी गेम खेलना होगी, तभी तुम सबको यहाँ इकट्ठा किया गया है। जैक ने कहा, अब क्या खेलना होगा? लॉरेन बोली, तुम लोग झूठे हो, तुम लोग हमें यहाँ से नहीं जाने दोगे। एमिली ने गुस्से से कहा, अपना मुंह बंद रखो और सुनो। जैक्सन ने भी गुस्से से कहा, क्या खेलना होगा? क्रिस्टैन ने पूछा। यकायक हॉल का मंजर बदल गया और उसकी जगह एक बहुत बड़ा कमरा नमूदार हुआ जहाँ ढेरों खिलौने मौजूद थे। इन खिलौनों में 7 चाबियां हैं जो यहाँ से बाहर जाने के दरवाजे की हैं। 30 सेकंड हैं तुम लोगों के पास। तुम सातों को अपनी अपनी चाबियां ढूंढनी है। जो ढूंढ सका वो जा सकता है, जो ना ढूंढ सका आगे तुम सब जानती हो। जैक ने बात मुकम्मल की। ठीक है, सब लड़कियों ने यक जुबान होकर कहा, और तुम लोगों का वक्त शुरू होता है अब। जैक ने कहा तो सब लड़कियां खिलौनों पर टूट पड़ी। घड़ी टिक टिक करना शुरू हो गई थी। सब बूथ साइड पर खड़े उनको पागलों की तरह चाबियां ढूंढते हुए देख रहे थे। ढेर सारे खिलौनों में छोटी छोटी सी चाबियां ढूंढना कोई आसान काम न था, वो भी बस 30 सेकंड में। मगर शायद किस्मत उनके साथ थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लॉरेन बोल पड़ी, मुझे मिल गई चाबी। लॉरेन के कहने पर सब भूतों ने उसे देखा। लॉरेन चाबी लेकर एक तरफ आकर खड़ी हो गई। लॉरेन के बाद एमिली ने भी चाबी ढूंढ निकाली और वो भी लॉरेन के पास आकर खड़ी हो गई। एमिली के बाद कमीला, क्रिस्टी, लिंडा और लिंडसी भी चाबी ढूंढने में कामयाब हो गई। टाइम खत्म हो गया लेकिन बेचारी सिडनी चाबी ढूंढने में नाकाम हो गई। सब बहुत हंसने लगे जबकि बाकी लड़कियां सिडनी के लिए परेशान हो गई। जाओ यहाँ से तुम सब, जैक ने बाकी बची लड़कियों को कहा। लॉरेन ने कुछ कहना चाहा लेकिन सिडनी ने उसे टोक दिया। तुम सब जाओ और अपना ख्याल रखना, मेरी फिक्र छोड़ दो। मुझे नाज है तुम सबकी दोस्ती पर। मेरे मम्मी डैडी को मेरा आखिरी सलाम भेज देना। बच्ची समझदार है, स्टैलियन ने कहा। सिडनी की बात पर सब लड़कियां बिलक बिलक कर रोने लगी। जल्दी से निकलो यहाँ से वरना तुम सब भी यहाँ फंस जाओगी। सब ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलकर बाहर चली गयी। उनके बाहर निकलते ही सिडनी की दर्दनाक चीख उनकी समाज से टकराई। सुबह हो चुकी थी। उन सबको नई जिंदगी की सुबह नसीब हुई थी, लेकिन एक ऐसी रात के बाद होटल की रात उन्हें हमेशा याद रहेगी। वो सब आगे जाकर पीछे मुड़ी तो वहाँ अब कोई होटल नहीं था। उसकी जगह सिर्फ एक खाली मैदान था। मिडनाइट गैम्बलर्स किसी और की जिंदगी के साथ खेलने जा चुके थे और हमेशा अमेरिका में यूं ही चलता रहेगा जब तक वो इस दुनिया में मौजूद रहेंगे। मुसीबत की रात जितनी मर्जी लंबी हो, आखिर सुबह तो होती है। वो सब एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बोझल कदमों से आगे को चल पड़ी। शायद उस रात का जिक्र वो किसी से न करती, लेकिन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क वापस आने पर जब लापता लड़कियों के वालिदैन ने उनसे पूछा कि उनकी लड़कियां वापस क्यों नहीं आईं, तो उन सब ने रोते हुए वालिदैन और पुलिस वालों के सामने सारा कुछ सच सच बयान कर दिया, जिसको सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लड़कियों के दिए गए बयान के मुताबिक तहकीक की गई तो साबित हो गया कि वो लड़कियां सच लड़कियों की लाशें न मिल सकी। पुलिस वालों ने केस दर्ज न किया था क्योंकि वो मिडनाइट गैम्बलर्स का कुछ नहीं बिगाड़। टीवी पर कत्ल कर देने की खबरें सुनने को मिलती ही रहती थी।